फैक्ट्री एक्ट सिंपल सा है कि लेबर कंडीशन यानी वर्किंग कंडीशन के ऊपर जो है ये एक्ट जो है लाया गया था कि फैक्ट्री में, किसी भी फैक्ट्री में कैसा वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, क्या सेफ्टी, क्या हेल्थ से रिलेटेड जो है चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए, क्या जो है वर्किंग टाइम, वर्किंग आवर होना चाहिए, उन सब सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है ये एक्ट लाया गया था। तो फैक्ट्री मीन्स, पहले फैक्ट्री होता क्या, तो सेक्शन 2 के एम सब सेक्शन में डिवाइड किया गया है इसको। फैक्ट्री का मतलब क्या है? फैक्ट्री मीन्स एनी प्रीमाइसेस वेयर 10 और मोर पर्सन आर वर्किंग इन एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बीइंग कैरिड ऑन विथ एड ऑफ पावर, यानी कि 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हो किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, तो वो क्या कहलाएगा? फैक्ट्री कहलाएगा। या फिर वेयर 20 और मोर वर्कर आर वर्किंग विदाउट द एड ऑफ पावर, यानी कि बिना किसी एड, पावर एड के जो है 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा? फैक्ट्री कहलाएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज टू, इस एक्ट की ऑब्जेक्टिव क्या थे? तो सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर एंड प्रोटेक्ट देम फॉर एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि जो वर्कर के इंटरेस्ट है उसको सेफ गार्ड करना और साथ ही साथ उनके एक्सप्लॉयटेशन को रोकना कि उनका जो है फैक्ट्री में ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके। द एक्ट प्रिस्क्राइब सर्टेन स्टैंडर्ड विथ रिगार्ड टू सेफ्टी, वेलफेयर एंड वर्किंग आवर ऑफ वर्कर। तो फैक्ट्री एक्ट में जो है नॉर्मली कि एम्प्लॉय की सेफ्टी के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या वेलफेयर होना चाहिए उनके लिए फैक्ट्री में, और क्या वर्किंग आवर्स होना चाहिए, उससे रिलेटेड जो है ये एक्ट जो है प्रिस्क्राइब करता है, स्टैंडर्ड सेट करता है। तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में एम्प्लॉय की हेल्थ को लेकर क्या क्या चीज़ें कही गई हैं, तो देखिए अलग अलग सेक्शंस हैं। एम्प्लॉय हेल्थ में पहला सेक्शन है सेक्शन 11, यानी कि क्लीननेस कहा गया है, यानी कि फैक्ट्री में जो है वो फैक्ट्री क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, किसी भी पोल्यूशन से या फिर कोई भी डर्ट है, गंदगी है, उससे वो वहाँ पे नहीं होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डर्ट। नेक्स्ट है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंट, यानी जो भी एफ्लुएंट हैं, जो भी वेस्ट होते हैं फैक्ट्री में जो निकलती हैं गंदगियाँ, उनका जो है डिस्पोजल सही तरीके से होना चाहिए, सेक्शन 12 में इस चीज़ को कहा गया है। वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, प्रॉपर जो वेंटिलेशन होना चाहिए, हवा पास होनी चाहिए वहाँ पे, और टेम्परेचर भी जो है अकॉर्डिंग टू बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे एडुकेट टेम्परेचर भी होना चाहिए, जिससे कि जो है एम्प्लॉय की हेल्थ पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। डस्ट एंड फ्यूम, जो भी डस्ट आ रहा है, जो भी फ्यूम आ रहा है प्रोडक्शन की वजह से, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की वजह से, ताकि जो है इनहेलेशन, यानी कि उसको जो है जो ह्यूमन बींग है, जो वर्कर है, उसको सांस के थ्रू अंदर ना लें, तो उसका भी जो है उसके लिए भी कुछ ना कुछ वहाँ पे जो है प्रोविजन होना चाहिए, कुछ ना कुछ उसकी सेफ्टी के लिए होना चाहिए। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, यानी कि सेक्शन 15 में कहा गया है कि अगर आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन जो हो रहा है, ह्यूमिडिटी को कम करने के लिए जो है आप यूज़ कर रहे हो कोई चीज़, तो वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ओवर क्राउडिंग, किसी भी एरिया में फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में ज़्यादा लोग काम कर रहे होंगे तो ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, सेक्शन 16 में कहा गया है। लाइटिंग, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, यानी कि एकदम डिम लाइट में अंधेरे में काम कर रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग, सफिशियंट लाइटिंग, नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, वो दोनों ही तरीके से लाइटिंग होनी चाहिए, सेक्शन 17 में कहा गया है, इससे कि एम्प्लॉय की आंखों पर असर नहीं पड़ेगा। ड्रिंकिंग वाटर, यानी सेक्शन 18 में कहा गया कि ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी फैक्ट्री में होनी चाहिए। लैट्रिन एंड यूरिनल्स, यानी कि वॉशरूम्स की फैसिलिटी भी जो है सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय की हेल्थ के ध्यान में रखते हुए वहाँ पे होना चाहिए। स्पिटून्स, यानी कि स्पिट करने के लिए जो है वहाँ पे अलग अलग बॉक्स या डब्बे रखे होने चाहिए फैक्ट्री में, तो सेक्शन 20 में कहा गया है। तो ये कुछ एम्प्लॉय की हेल्थ को लेकर जो है फैक्ट्री एक्ट में ये गाइडलाइंस प्रोविजंस दिए गए हैं। इसी तरीके से जो है एम्प्लॉय के जो है सेफ्टी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स कहे गए हैं। तो एम्प्लॉय की सेफ्टी से रिलेटेड जैसे द मशीनरी इन एवरी फैक्ट्री शुड बी प्रॉपरली फेंस्ड, यानी कि जो भी मशीन है वो प्रॉपरली फेंस होना चाहिए, फेंसिंग होनी चाहिए, चारों तरफ से उसका घेराव होना चाहिए, यानी कि कहीं किसी को कुछ नुकसान पहुंच जाए। तो सेक्शन 21 में कहा गया है ओनली द ट्रेंड एडल्ट मेल वर्कर वेयरिंग टाइट फिटिंग क्लोथिंग शुड बी अलाउड टू वर्क नियर द मशीनरी इन मोशन। तो ऐसी कोई मशीन जो चल रही हो और उसके पास सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉय को काम करने का परमिशन होना चाहिए जो एडल्ट हों और ट्रेंड हों, उन्हीं को जो है अलाउ होगा कि वो जो चल रही मशीन के साथ से वो काम कर सकें। सेक्शन 22 में चीज़ कही गई है नो यंग पर्सन शैल बी एम्प्लॉयड ऑन डेंजरस मशीनरी अनलेस ही इज़ फुली इंस्ट्रक्टेड, यानी कि कोई भी यंग पर्सन, यानी कि जो 14 साल से जो है ज़्यादा एज का है, तो वो अलाउ नहीं होगा जब तक कि वो जो है फुली इंस्ट्रक्टेड ना हो, यानी कि पूरा इंस्ट्रक्शन उसको जब तक नहीं मिलेगा तब तक कोई भी यंग एम्प्लॉय जो है वो वहाँ पे डेंजरस मशीन के साथ काम नहीं करेगा। सेक्शन 23 में कहा गया है, ये सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइसेस फॉर कटिंग ऑफ पावर इन केस ऑफ इमरजेंसी, यानी कि मशीन के पास जो है स्ट्राइकिंग गियर होना चाहिए, फिर कोई ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जिससे कि पावर को कट कर सके, पावर ऑफ कर सके इमरजेंसी के केस में। सेक्शन 24 में चीज कही गई है। सेक्शन 25 में कहा गया कि सफिशिएंट प्रिकॉशन शुड बी टेकन विद रिगार्ड टू सेल्फ एक्टिंग मशीन टू अवॉइड एक्सीडेंट। तो प्रिकॉशंस भी जो है सफिशिएंट जो है लेना चाहिए जिससे कि जो सेल्फ एक्टिंग मशीन हैं उनसे जो है एक्सीडेंट से बचा जा सके। सेक्शन 25 में कहा गया ये चीज। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट डेंजर ऑल मशीनरी ड्राइवन बाई पावर शुड बी इनकेज्ड एंड इफेक्टिवली गार्डेड। तो जो भी मशीनरी होती हैं जो पावर से चल रही होती हैं वो इफेक्टिवली गार्डेड होने चाहिए जिससे कि कोई भी डेंजर ना हो। सेक्शन 26 में चीज कही गई है वुमेन वर्कर एंड चिल्ड्रन शुड नॉट बी एम्प्लॉयड इन एनी पार्ट ऑफ द फैक्ट्री फॉर प्रेसिंग कॉटन इन विच ए कॉटन ओपनर इज एट वर्क। तो कोई भी ऐसा
फैक्ट्री जहाँ पे कॉटन वर्क हो रहा है या प्रेसिंग कॉटर वाला काम हो रहा है, जहाँ पे कॉटन ओपनर का यूज़ होता है, तो वहाँ पे वुमेन वर्कर और चिल्ड्रन का यूज़ नहीं किया जाएगा, वहाँ पे उनसे काम नहीं कराया जाएगा। सेक्शन 27 में चीज़ कही गई है एम्प्लॉय सेफ्टी के लिए। वहीं पे हॉइस्ट एंड लिफ्ट्स इन ए फैक्ट्री शुड बी पीरियडिकली इंस्पेक्टेड बाय द कंपिटेंट पर्सन। तो जो भी वहाँ पे इंस्पेक्टर होगा, कंपिटेंट पर्सन होता है, उसके द्वारा जो हॉइस्ट या लिफ्ट हैं उसको जो है कंटिन्यूसली चेक करना चाहिए कि कहीं कोई एक्सीडेंट, लिफ्ट है चलते चलते रुक गई या फिर गिर गई, तो ये चीज़ें ना हो, तो उसको अवॉइड करने के लिए उसको इंस्पेक्ट होना चाहिए कंपिटेंट पर्सन द्वारा। सेक्शन 28 में कही गई ये बात। लिफ्टिंग मशीन, चेन्स, रोप्स, लिफ्टिंग टैकल्स इन ए फैक्ट्री शुड बी पीरियडिकली इंस्पेक्टेड बाय द कंपिटेंट पर्सन। तो जिसका यूज़ करके आप जो सामान को इधर से उधर लेके जाते हो, लिफ्टिंग मशीन हो गया, चेन हो गया, रोप्स हो गए, लिफ्टिंग टैकल्स हो गए, उनको भी जो पीरियडिकली इंस्पेक्ट होना चाहिए कंपिटेंट पर्सन द्वारा। सेक्शन 29 में कही गई है। वेयर प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग इज कैरिड आउट, यहाँ भी जहाँ पे ग्राइंडिंग का काम हो रहा है, इन नोटिस इंडिकेटिंग द मैक्सिमम सेफ वर्किंग पेरिफेरल स्पीड ऑफ एवरी ग्राइंड स्टोन और एब्रेसिव व्हील एटसेट्रा शुड बी फिक्स्ड टू द रिवॉल्विंग मशीनरी। यानी जो भी रिवॉल्विंग मशीनरी जहाँ पे ग्राइंडिंग का काम होता है, वहाँ पे जो है नोटिस वहाँ पे सेफ्टी के लिए जो है वहाँ पे लगाना जरूरी होना चाहिए। सेक्शन 30 में ये कहा गया है कि वहाँ पे नोटिस लगा होना चाहिए। वेयर एनी प्लांट और मशीनरी और एनी पार्ट देयर ऑफ इज ऑपरेटेड एट ए प्रेशर अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इफेक्टिव मेजर शुड बी टेकन टू इंश्योर दैट द सेफ वर्किंग प्रेशर ऑफ सच प्लांट ऑफ मशीनरी और पार्ट इज नॉट एक्सीडेड। सेक्शन 31 में ये चीज़ कही गई कि जहाँ पे हम प्रेशर का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि कोई कई से जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं जहाँ पे एटमॉस्फेरिक जो हमारा नेचुरल होता है उससे ज़्यादा प्रेशर का हम वहाँ पे जो है यूज़ करते हैं, तो उस केस में भी सेफ्टी का मेजर जो है वहाँ पे होना चाहिए। तो ये एम्प्लॉय की सेफ्टी के लिए जो है फैक्ट्री एक्ट 1948 में ये सारे सेक्शंस में बताए गए हैं। इसी तरीके से जो है एम्प्लॉय सेफ्टी को लेके फ्लोर्स, स्टेयर्स एंड मीन्स ऑफ एक्सेस शुड बी साउंडली कंस्ट्रक्टेड एंड प्रॉपर्ली मेंटेन। तो जो फ्लोर्स हैं, स्टेयर्स हैं, जो भी एक्सेस हैं जिसके थ्रू भी हम कुछ चीज़ को एक्सेस कर रहे हैं, वो प्रॉपर्ली मेंटेन होने चाहिए, कंस्ट्रक्टेड होने चाहिए सही तरीके से। सेक्शन 32 में कही है पिट्स, सम्प ओपनिंग इन फ्लोर एटसेट्रा शुड बी आइदर सिक्योरली कवर्ड और फेंस्ड। तो जो भी गड्ढे होते हैं, जो भी जहाँ पे हम सामान ढक रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वो जो है सिक्योरली कवर्ड होने चाहिए, फेंस्ड होने चाहिए, जिससे कि उसके अंदर कोई गिरे ना। सेक्शन 33 नो वर्कमैन शैल बी एम्प्लॉयड इन any factory to lift, carry or move any load so heavy as to be likely to cause him injury। यानी कि किसी भी वर्कमैन से आप इतना ज़्यादा हैवी सामान लिफ्ट नहीं करवाएंगे, कैरी नहीं करवाएंगे, जिससे कि उसको इंजरी हो सकता है। सेक्शन 34 में कहा गया है नेसेसरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट शुड बी प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट द आईज ऑफ द वर्कमैन वेयर द वर्किंग इन्वॉल्व रिस्क ऑफ इंजरी इन द आई। तो ऐसा काम जहाँ पे आईज को जो है रिस्क हो सकता है, तो वहाँ पे जो है इक्विपमेंट जो है आई को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोवाइड किया जाना चाहिए। जैसे कि वेल्डिंग का काम है, तो वहाँ पे चिंगारी निकलती है, तो आई को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे चश्मे मिलते हैं। तो सेक्शन 35 में कहा गया है। तो एम्प्लॉय सेफ्टी को हो गया, तो आपने हेल्थ को देखा, सेफ्टी को लेकर देखा। तो फिर जो नेक्स्ट प्रोविजन है वो एम्प्लॉय सेफ्टी को लेकर है। एम्प्लॉय हेल्थ हो गया, एम्प्लॉय सेफ्टी। फिर यहाँ पे जो क्या कहा गया कि एम्प्लॉय सेफ्टी में ही सेक्शन 36 में कि सुटेबल प्रिकॉशनरी अरेंजमेंट शुड बी टेकन अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स, गैसेज। तो जो भी डेंजरस फ्यूम्स होते हैं, गैसेज होते हैं, बहुत सारी जो है मेडिकल कंपनीज में होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जहाँ पे दवाइयाँ बन रही होती हैं या फिर रिएक्शंस होते हैं, तो वहाँ पे फ्यूम्स और गैसेज निकलते हैं, तो वहाँ पे जो है प्रिकॉशनरी अरेंजमेंट होने चाहिए। सेक्शन 37 में कहा गया है कि every practicable measure should be taken to prevent any explosion where the manufacturing process produce dust, gas, fume और vapor। तो जहाँ पे ये डस्ट, गैस, फ्यूम या वेपर होता है, जनरेट हो रहा है, उस मैन्युफैक्चरिंग में जो भी एक्सप्लोजन से बचने के लिए जो है प्रैक्टिसेबल मेजर्स होने चाहिए कि कहीं पे अगर एक्सप्लोजन हुआ तो वहाँ पे कैसे बचा जा सकता था। जैसे कि आप आए दिन देखते हैं कि यहाँ पे एक्सप्लोड हुआ, आग लग गई, धमाका हो गया, तो उन सबसे भी बचने के लिए भी जो है मेजर्स होने चाहिए फैक्ट्री में। 37 में कहा गया। 38 में कहा गया सेक्शन कि एवरी प्रैक्टिसेबल मेजर शुड बी taken to prevent the outbreak of fire and its spread both internally and externally। तो बाहर आग लग जाए या फिर अंदर आग लग जाए, अंदर आग लगने की वजह से बाहर भी आग लग जाए, तो उससे भी बचने के लिए जो है सारे मेजर्स वहां पे फैक्ट्री में होने चाहिए। सेक्शन 38 में कहा गया है। नेक्स्ट है 39 में द इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज कैन आस्क द ऑक्यूपायर और द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री टू फर्निश ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन, स्ट्रक्चर ऑफ एनी बिल्डिंग, मशीनरी और प्लांट इन केस ही फील दैट कंडीशन ऑफ सच बिल्डिंग, मशीनरी और द प्लांट में लाइकली टू कॉज डेंजर टू ह्यूमन लाइफ। तो यहाँ पे जो है ये कहा गया कि जो इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाता है फैक्ट्री एक्ट 1940 के तहत, वो जो है मैनेजर, जो फैक्ट्री का मैनेजर होता है, उससे जो है ड्राइंग से स्पेसिफिकेशन बनाने के लिए बिल्डिंग का कह सकता है कि कहीं पे उसके जो है कहीं वो उस बिल्डिंग की वजह से या फिर मशीनरी की वजह से कहीं कोई सी ह्यूमन लाइफ को खतरा ना हो, तो उसको जो है ड्राइंग बनाने के लिए उसको कहा जा सकता है। द इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज कैन सजेस्ट सुटेबल मेजर ऑफ स्टेप्स टू टेक द ऑक्यूपायर और मैनेजर फॉर इंप्लीमेंटेशन व्हेन ही फील द कंडीशन ऑफ एनी बिल्डिंग, मशीनरी और ए प्लांट में लाइकली टू कॉज डेंजर टू ह्यूमन लाइफ। तो सेक्शन 40 में चीज़ कहेगी इंस्पेक्टर जो है वो फैक्ट्री के मैनेजर से कह सकता है कि वो जो है कुछ नई चीज़ें इंप्लीमेंट करे जिससे कि किसी भी ह्यूमन लाइफ को जो है इमरजेंसी या फिर कोई जो है डेंजर ना हो। वेयर इन
1000 or more workmen are employed in a factory, the occupier should appoint a safety officer to look after the safety aspect of the factory। तो जहाँ पे ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे 1000 से ज़्यादा वर्कमैन काम कर रहे हों, वहाँ पे जो है सेफ्टी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होना जरूरी है, जिससे कि फैक्ट्री की सेफ्टी पे ध्यान दिया जा सके। सेक्शन 40B में ये चीज़ कही गई है। नेक्स्ट टॉपिक है एम्प्लॉय वेलफेयर। तो एम्प्लॉय सेफ्टी हो गया, एम्प्लॉय हेल्थ हो गया। अब नेक्स्ट है एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए भी फैक्ट्री एक्ट में कहा गया है। वेलफेयर में जैसे एडुकेट एंड सुटेबल वॉशिंग फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड इन एवरी फैक्ट्री, यानी कि जहाँ पे भी फैक्ट्री है, जहाँ पे भी काम हो रहा है, तो सेक्शन 42 के अकॉर्डिंग वॉशिंग फैसिलिटी वहाँ पे होनी चाहिए। हैंड वॉश कर रहे हैं, क्लॉथ वॉश कर रहे हैं, कुछ भी गंदा हो रहा है तो वॉशिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। प्रोवाइडेड सुटेबल प्लेस फॉर कीपिंग क्लोथिंग नॉट वर्न ड्यूरिंग वर्किंग आवर एंड फॉर ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथिंग, यानी कि सेक्शन 43 में ये कहा गया है कि जो है कपड़े रखने के लिए भी एम्प्लॉयज़ को जो है वहाँ पे रखने के लिए जगह होनी चाहिए, जहाँ पे उनका कपड़ा फटे ना, और जो है अगर गीला हो गया तो वो सूख भी सके, तो ऐसी जगह होनी चाहिए वहाँ पे। सुटेबल अरेंजमेंट फॉर सिटिंग शुड बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन फॉर ऑल वर्कर ऑब्लिजाइज टू वर्क इन ए स्टैंडिंग पोजीशन। तो सेक्शन 44 में ये कहा गया है कि जो ऐसे वर्कर जो खड़े होकर काम करने वाला काम किया जा रहा है, उनके द्वारा किया जा रहा है, तो उन खड़े होकर काम करने वाले वर्कर्स के लिए बैठने के भी अरेंजमेंट्स होनी चाहिए कि जब भी उनको मौका मिले तो वो रेस्ट कर सकें, तो उनके लिए बैठने की सुविधा होनी चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्सेज एटलीस्ट 1 बॉक्स फॉर एवरी 150 वर्कमैन। सेक्शन 45 में कहा गया कि फर्स्ट एड बॉक्स वहाँ पे होना चाहिए और हर 150 वर्कमैन पे एक फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो होना चाहिए। उसमें सारी चीज़ें जो भी प्रिस्क्राइब होती हैं वो होनी चाहिए। फैक्ट्री वेयर इन मोर देन 500 वर्कर आर एम्प्लॉयड देयर शुड बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन एन एम्बुलेंस। तो सेक्शन 45 के 4 सब सेक्शन में कहा गया है कि ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे 500 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो है एम्बुलेंस और साथ ही साथ नर्स भी की फैसिलिटी होनी वहाँ पे चाहिए। कैंटीन फॉर द यूज ऑफ वर्कर इन एवरी फैक्ट्री वेयर द नंबर ऑफ वर्कमैन एम्प्लॉयड इज मोर देन 250। तो सेक्शन 46 में कहा गया कि ऐसी जगह जहाँ पे 250 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे, वहाँ पे जो है कैंटीन की फैसिलिटी भी होनी चाहिए एम्प्लॉय के लिए। वेयर इन मोर देन 150 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड एडुकेट एंड सुटेबल शेल्टर और रेस्ट रूम एंड सुटेबल लंच रूम विद प्रोविजन फॉर ड्रिंकिंग वाटर। तो सेक्शन 47 में कहा गया कि एम्प्लॉय वेलफेयर के तहत जो है जहाँ पे 150 से वर्कर्स से ज़्यादा काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो है सुटेबल शेल्टर होने चाहिए, रेस्ट रूम होने चाहिए, लंच रूम होना चाहिए और ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी के साथ वहाँ पे ये चीज़ें होनी चाहिए। Wherein more than 31 women workers are ordinarily employed, there should be provided and maintain a suitable room for the use of children under the age of 6 years of such women। तो सेक्शन 48 में कहा गया कि जहाँ पे 30 वुमेन से ज़्यादा औरतें जो है वहाँ पे काम कर रही हैं, तो उनके जो 6 साल से कम बच्चे हैं उनके लिए जो है एक सुटेबल रूम वहाँ पे होना चाहिए। इन एवरी फैक्ट्री वेयर इन मोर देन 500 और मोर वर्कर आर एम्प्लॉयड, द ऑक्यूपायर शुड एम्प्लॉय इन द फैक्ट्री सच नंबर ऑफ वेलफेयर ऑफिसर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो सेक्शन 49 में कहा गया है कि वेलफेयर ऑफिसर को भी आपको जो है एम्प्लॉय करना होगा फैक्ट्री में। अगर आपके यहाँ पे 500 उससे ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे वेलफेयर ऑफिसर भी एम्प्लॉय करना होगा, जो कि वेलफेयर से रिलेटेड चीज़ें जैसे कि वॉशिंग फैसिलिटी है कि नहीं, फर्स्ट एड बॉक्स है कि नहीं, एम्बुलेंस है कि नहीं, इन सारी चीज़ों को वो मैनेज करेगा, देखेगा। तो ये जो है एम्प्लॉय वेलफेयर से रिलेटेड चीज़ें थी। अब है वर्किंग आवर ऑफ एडल्ट वर्कर। तो यहाँ पे क्या है कि वर्किंग आवर कितना होना चाहिए एडल्ट वर्कर्स का। तो वर्किंग आवर से रिलेटेड कहा गया कि ऑर्डिनरली ए वर्कर शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन ए फैक्ट्री फॉर मोर देन 48 आवर्स इन ए वीक। तो सेक्शन 51 में कहा गया है कि किसी भी फैक्ट्री में 48 आवर्स, एक हफ्ते में 48 आवर्स से ज़्यादा काम करना अलाउड नहीं होगा। द वर्कमैन शुड हैव 1 हॉलीडे फॉर ए होल डे इन ए वीक, यानी कि पूरे हफ्ते में 7 दिन में किसी एक दिन जो है वर्कमैन को छुट्टी, पूरे दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। वेयर ही हैज़ वाज आस्क्ड टू वर्क ऑन ए शेड्यूल्ड वीक हॉलीडे, यानी कि किसी दिन काम करने के लिए बोले, सपोज करें कि किसी वर्कर का मंडे को छुट्टी होता है, वीक ऑफ होता है, लेकिन मंडे को भी उससे काम करने के लिए बोल दिया गया, तो ही शुड बी गिवन कंपनसेटरी हॉलीडे विद इन 3 डेज ऑफ हिज शेड्यूल्ड वीक हॉलीडे। यानी कि मंडे को आपकी छुट्टी होती है, मंडे को वर्क जो है फैक्ट्री में काम करने के लिए बोल दिया गया, तो उसके मंडे से 3 दिन के अंदर ही आपको जो वो छुट्टी दोबारा मिलेगी। यानी मंडे को अगर वीक ऑफ नहीं हो, उस दिन आपको जो है बुला लिया गया, तो आपको उसके बदले ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को लीव मिलनी चाहिए। तो सेक्शन 52 में कहा गया है आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल फ्रॉम द इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज द वर्कमैन शैल बी अलाउड टू अवेल द कंपनसेटरी हॉलीडे अनअवेल्ड बाय हिम विद इन दैट मंथ ड्यूरिंग व्हिच द कंपनसेटरी हॉलीडे आर ड्यू और विद इन 2 months इमीडिएटली फॉलोइंग दैट मंथ। तो 53 में कहा गया कि जो कंपनसेटरी हॉलीडे मिलनी थी, अगर वो आपने अवेल नहीं किया है, तो जो इंस्पेक्टर होता है फैक्ट्री का, उससे जो अप्रूवल के साथ आप उस कंपनसेटरी हॉलीडे को उस मंथ में या फिर उसके अगले मंथ में ले सकते हैं। नेक्स्ट है नो वर्क
नो वर्कर शुड बी अलाउड टू वर्क मोर देन 9 आवर इन ए डे। तो सेक्शन 51 में कहा गया है कि किसी भी फैक्ट्री में जो वर्कर है वो 9 आवर्स, एक दिन में 9 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकता, उसके लिए अलाउड नहीं होगा। द टाइमिंग ऑफ वर्क शुड बी फिक्स्ड इन सच ए वे दैट नो वर्कर शुड बी रिक्वायर्ड टू वर्क कंटिन्यूसली फॉर मोर देन 5 आवर एंड ही शुड बी अलाउड टू अवेल एन इंटरवल ऑफ रेस्ट ऑफ एटलीस्ट हाफ एन आवर ड्यूरिंग द वर्क इन ए डे। तो यहाँ पे सेक्शन 55 में क्या कहा गया है कि टाइमिंग ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी पर्सन हो लगातार 5 घंटे से ज़्यादा काम ना करना पड़े और बीच में उसको कम से कम आधे घंटे का रेस्ट भी मिले। यानी 9 घंटे एक दिन में काम कर सकता है तो 5 घंटे के बाद आपको उसको क्या देना होगा, लंच ब्रेक देना होगा या रेस्ट ब्रेक देना होगा, उसके बाद फिर बाकी रिमेनिंग आवर से काम करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको टाइमिंग वहाँ पे रखनी है। The period of work of a workman should be so arranged that inclusive of his interval for rest under the section 655 should not spread over more than 10.5 hour in any day। तो सेक्शन 56 में ये कहा गया है कि वर्किंग आवर तो 9 आवर है कि मैक्सिमम एक दिन में 9 घंटे काम कर सकता है और आधे घंटे का आप उसको रेस्ट भी दे सकते हो। तो उसको मिला के यानी कि टोटल वर्किंग आवर रेस्ट आवर को मिला के भी जो है किसी भी दिन 10 घंटे 10.5 घंटे से ज़्यादा वर्कमैन आपके फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता है। तो पीरियड उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वर्कर works in a factory for more than 9 hours in a day or for more than 48 hours in any week, he shall, in respect of overtime work, be entitled to wages at the rate of twice his ordinary rate of wages। तो सेक्शन 59 में ये चीज़ कही गई है कि अगर कोई वर्कर जो है 9 घंटे से ज़्यादा काम करता है किसी फैक्ट्री में तो उस केस में उसको जो है कंपनसेशन मिलेगा, ओवर टाइम मिलेगा उसको, यानी कि एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा और नॉर्मली जो वेजेज होता है इंटाइटल उसका दुगना जो है उसको मिलेगा अगर वो ओवर टाइम कर रहा है या अगर आप उससे ओवर टाइम ले रहे हैं। तो ये जो है किसमें कहा गया है, वर्किंग आवर ऑफ एडल्ट वर्कर्स के लिए फैक्ट्री एक्ट 1948 में। फिर जो है फैक्ट्री एक्ट 1948 में कहा गया कि फर्दर रेस्ट्रिक्शंस ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन। तो सेक्शन 66 में जो है वुमेन के एम्प्लॉयमेंट पे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन है। क्या है कि वुमेन इज नॉट अलाउड टू वर्क ड्यूरिंग द नाइट आवर फ्रॉम बिटवीन 10 PM टू एंड 5 AM। तो वुमेन्स वर्कर्स जो होती हैं वो किसी भी फैक्ट्री में रात में काम नहीं कर सकती, 10 बजे रात से लेकर सुबह 5 बजे तक वो जो है काम नहीं कर सकते, उनसे जो है वर्क नहीं करवाया जा सकता। फैक्ट्री एक्ट 1948 शेल अलाउ वुमेन टू वर्क इन बिटवीन द आवर्स ऑफ 6 AM एंड 7 PM। तो सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक जो है फैक्ट्री एक्ट 1948 वो अलाउ करता है कि आप वुमेन वर्कर से काम करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है सेक्शन 67 प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रेन। तो 67 में कहा गया है कि जो यंग चिल्ड्रन होते हैं उनका जो है आप एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते हो। तो कैसे होता है, नो चाइल्ड हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज 14 ईयर्स शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री। यानी कि सेक्शन 67 में ये चीज़ कही गई है कि आपने चाइल्ड लेबर एक्ट में भी देखा था कि कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसा चाइल्ड जो कि 14 ईयर कंप्लीट नहीं किया है वो फैक्ट्री में काम करने के लिए एलिजिबल नहीं है, उसको अलाउ नहीं है एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948। सेक्शन 68 में क्या गया, नॉन एडल्ट वर्कर टू कैरी टोकन्स। यानी नॉन एडल्ट वर्कर का कहने का मतलब क्या है, ए चाइल्ड हु हैज कंप्लीटेड हिज 14 ईयर और एडोलसेंट्स शैल नॉट बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री अनलेस। यानी कि 14 ईयर तो कंप्लीट करे लेकिन अभी जो है वो नॉन एडल्ट है, ठीक है, चाइल्ड में ही आता है लेकिन नॉन एडल्ट है, तो उस केस में उसको टोकन चाहिए होगा। क्या टोकन चाहिए होगा, ए सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ग्रांटेड विद द रेफरेंस टू हिम अंडर सेक्शन 69 इज इन द कस्टडी ऑफ मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री। तो उसके पास एक सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस होना चाहिए जो कि वहाँ पे जो भी कंसर्न पर्सन होता है वो उसको सर्टिफिकेट देगा, जो काउंसलर होता है या फिर जो मेडिकल ऑफिसर होता है वो सर्टिफिकेट देगा उस पर्सन को जो 14 ईयर से एबव है, और वो सर्टिफिकेट के साथ ही जो है वो अलाउड होगा किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए। सच चाइल्ड और एडोलसेंट्स कैरीज व्हाइल ही इज एट वर्क ए टोकन गिविंग ए रेफरेंस टू सच सर्टिफिकेट। यानी कि एक तरीके का वो टोकन होता है कि हाँ आपको परमिशन मिला है कि आप जो है काम कर सकते हो क्योंकि आप जो है फिट हो। ओके, तो वो सर्टिफिकेशन चाहिए होगा नॉन एडल्ट वर्कर के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे फैक्ट्री एक्ट 1948 के। द फैक्ट्रीज अमेंडमेंट बिल 2016। तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो फैक्ट्रीज एक्ट जो है वो 1948 में इनैक्ट हुआ था और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो फैक्ट्रीज में वर्कर्स होते हैं, जो वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं, उनके हेल्थ और वेलफेयर को ध्यान दिया जाए, उसको लेकर रूल रेगुलेशन जो है इस एक्ट में बताया गया है और उनके सेफ्टी मेजर्स को लेकर जो है इसमें प्रोविजंस दिए गए हैं फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में। तो जो फैक्ट्रीज एक्ट है इसको टाइम टू टाइम अमेंड किया जाता रहा है, क्लियर, जैसे कि 1949 में, 1950 में, 1951 में, 1954 में, 1970 और 1976 में भी जो है इसको अमेंड किया गया है। लेटेस्ट जो अमेंडमेंट था वो 1987 में था। 1987 में यहाँ पर एक सेपरेट, इस एक्ट में एक सेपरेट चैप्टर जो है इंसर्ट किया गया था हैजार्डस प्रोसेस को लेकर, क्लियर। लास्ट अमेंडमेंट टू द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 वाज मेड इन द ईयर 1987 वेयर इन अ सेपरेट चैप्टर वाज इंसर्टेड रिलेटिंग टू हैजार्डस प्रोसेस। उसके बाद फिर 2014 में लोग
लोकसभा में बिल लाया गया जिसका नाम पड़ा द फैक्ट्रीज अमेंडमेंट बिल 2016। तो ये जो अमेंडमेंट बिल था, जो अमेंडमेंट द फैक्ट्रीज अमेंडमेंट बिल 2016 है, इसमें खासकर सेक्शन 64 और 65 में अमेंडमेंट किए गए थे। अमेंडमेंट वाज प्रपोज्ड टू सेक्शन 64 एंड सेक्शन 65 ऑफ द सेड एक्ट, यानी कि फैक्ट्रीज एक्ट, आफ्टर टेकिंग कंसिडरेशन टू डिफरेंट चेंजेस लाइक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड अदर कमिटी रिकमेंडेशन। तो अलग अलग कमिटीज थी, उन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए फैक्ट्रीज अमेंडमेंट बिल 2016 जो है वो लाया गया, जहां पर सेक्शन 64 और 65 में वर्किंग आवर्स को लेकर, जो ओवर टाइम का वर्क आवर था, उसको जो है वहां पर एक्सटेंड किया गया टू एक्सटेंड द टोटल नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क ऑन ओवर टाइम। ये जो द फैक्ट्रीज अमेंडमेंट बिल 2016 था, ये लाया गया। क्लियर? तो यहां पर किन किन चीजों पे अमेंडमेंट किया गया, तो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे जो सेक्शन 64 और सेक्शन 65 इनमें जो है चेंज किया गया। इसके अलावा भी 2 सेक्शंस थे जहां पर चेंज हुआ है। क्लियर? तो सबसे पहले हम 64 और 65 में क्या चेंज हुआ था उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लें। तो 64 की बात करें, सेक्शन 64 की बात करें फैक्ट्रीज एक्ट की, तो यहाँ पर जो लिमिट था ओवर टाइम का, वो पहले था 50 आवर्स। 50 आवर्स पर क्वार्टर जो है वो ओवर टाइम किया जा सकता है एम्प्लॉय द्वारा, वर्कर्स द्वारा। उसको एक्सटेंड करके अब 100 आवर्स पर क्वार्टर कर दिया गया है। तो इनहेंस द लिमिट ऑफ ओवर टाइम आवर फ्रॉम द प्रेजेंट लिमिट ऑफ 50 आवर्स पर क्वार्टर टू 100 आवर पर क्वार्टर, यानी एक क्वार्टर में, यानी कि 4 महीने में जो एम्प्लॉय है वो 100 घंटे का ओवर टाइम कर सकता है। पहले ये 50 था, लेकिन द फैक्ट्रीज अमेंडमेंट बिल 2016 के तहत अब क्या हो गया, ये 100 आवर्स पर क्वार्टर जो है वो ओवर टाइम कर सकता है। ये सेक्शन 64 में अमेंड किया गया। इसके अलावा यानी कि यहाँ पे तो जो है सभी के लिए जो है यहाँ पर वर्किंग आवर्स जो है ओवर टाइम का, उसको एक्सटेंड कर दिया गया 50 आवर से 100 आवर पर क्वार्टर। लेकिन इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई कि वो चाहें तो कुछ एक्सेप्शनल प्रेस ऑफ वर्क में, एक्सेप्शनल केस में वो क्या कर सकते हैं कि जो वर्किंग आवर है ओवर टाइम का, उसको 125 आवर पर क्वार्टर कर सकते हैं। क्लियर? सबके लिए 100 वर्किंग आवर है पर क्वार्टर, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस में वो जो है एग्जेम्प्ट कर सकते हैं और इसको 125 आवर पर क्वार्टर वो कर सकते हैं। क्लियर? इस लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं। कौन कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। फर्दर इंक्रीज द लिमिट ऑफ ओवर टाइम आवर टू मैक्सिमम ऑफ 125 आवर्स पर क्वार्टर। क्लियर? और इसी के लिए जो है उन्होंने क्या जारी किया कि यहां पर एक और अमेंडमेंट किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जो है उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ ये पावर दी कि वो एग्जेम्प्टिंग रूल और एग्जेम्प्टिंग ऑर्डर बना सकते हैं। कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसी की तरह सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है उसके पास पावर होगी कि वो एग्जेम्प्टिंग रूल्स बना सके, एग्जेम्प्टिंग ऑर्डर्स वो दे सके रिलेटेड टू टोटल नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क ऑन ओवर टाइम इन अ quarter. Clear? To empower the central government in addition to the state government to make exempting rule and exempting order in respect of total number of hours of work on overtime in a quarter, which would ensure uniformity in its application by various state government and union territories. तो यहाँ पर 3 आपने जो है अमेंडमेंट देखे। पहला अमेंडमेंट क्या था सेक्शन 64 में कि जो पर क्वार्टर 50 आवर्स जो है ओवर टाइम आवर्स था उसको एक्सटेंड करके 100 आवर्स पर क्वार्टर कर दिया गया ओवर टाइम का। क्लियर? वहीं पर सेक्शन 65 में जो ओवर टाइम आवर टू मैक्सिमम जो इंक्रीज थी लिमिट, वो मैक्सिमम 125 आवर्स पर क्वार्टर जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इसको कर दिया गया। वहीं पर स्टेट गवर्नमेंट की तरह सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये जी पावर दी गई कि वो एग्जेम्प्टिंग रूल और एग्जेम्प्टिंग ऑर्डर वो बना सकते हैं टोटल नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क ऑन ओवर टाइम इन अ क्वार्टर को लेकर। क्लियर? इसके अलावा सेक्शन 2 जो कि डिफिनेशन होता है, सेक्शन 2 के क्लॉज पी में ये चीज कही गई कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको रिप्लेस किया जाएगा, सब्स्टिट्यूट किया जाएगा थ्रू द वर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जहां पर स्टेट गवर्नमेंट है उसको सब्स्टिट्यूट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। क्लियर? तो इन द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 जिसको हम प्रिंसिपल एक्ट कहते हैं, तो उसके सेक्शन 2 के क्लॉज पी में यह चीज कही गई कि फॉर द वर्ड स्टेट गवर्नमेंट द वर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट और एज द केस में बी द स्टेट गवर्नमेंट शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। क्लियर? तो स्टेट गवर्नमेंट की जगह सेंट्रल गवर्नमेंट को सब्स्टिट्यूट किया जाए। क्लियर? या फिर जैसा भी केस हो। फिर वहीं पर सेक्शन 115 के सब सेक्शन 2 में, सेक्शन 115 के सब सेक्शन 2 में जो है वहां पर एक चीज और सब्स्टिट्यूट की गई। वो क्या चीज सब्स्टिट्यूट हुआ कि एवरी रूल मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट शैल बी लेड
एज सून एज मे बी आफ्टर इट इज मेड बिफोर पार्लियामेंट और एज द केस मे बी द स्टेट लेजिस्लेचर। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि कोई भी रूल जो बनाया जा रहा है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हो, जैसे ही वो बन जाता है उसके बाद उसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना जरूरी है, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, अगर स्टेट गवर्नमेंट करे तो स्टेट लेजिस्लेचर में उसको प्रेजेंट करना जरूरी है। तो ये जो है 4 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए थे द फैक्टर्स अमेंडमेंट बिल 2016 के जरिए। पहला सेक्शन 64 में अमेंडमेंट हुआ, 50 आवर से 100 आवर पर क्वार्टर कर दिया गया। वहीं पर पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए सेक्शन 65 में मैक्सिमम जो है वो 125 आवर पर क्वार्टर कर दिया गया। फिर वहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एम्पावर किया गया कि वो स्टेट गवर्नमेंट की तरह एग्जेम्पटिव रूल और एग्जेम्पटिव ऑर्डर्स बना सकते हैं। फिर सेक्शन 2 के क्लॉज पी में कहा गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सटीट्यूट किया जा सकता है, किया जाएगा। वहीं पर सेक्शन 115 के सब सेक्शन 2 में कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो भी रूल बनाती है वो जो है उसको उनको पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के सामने उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। एक्ट शैल बी लेड एज सून एज आफ्टर इट इज मेड। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थे। द शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1948। देखिए, आपके आसपास जो भी ऑफिसेज हैं, रेस्टोरेंट हैं, थिएटर हैं या फिर जो भी शॉप्स हैं जहाँ पर भी बिजनेस हो रहा है, उनमें वर्किंग आवर क्या होनी चाहिए, वेजेस का पेमेंट कब तक होना चाहिए, सर्विसेज रिलेटेड क्या टर्म्स होने चाहिए, हॉलीडेज, लीव्स, वर्किंग कंडीशन, आवर ऑफ वर्क, ओवर टाइम वर्क कर रहे हैं तो उसमें क्या कंडीशंस, क्या रूल होने चाहिए, उसको रेगुलेट करने के लिए जो है ये एक्ट लाया गया, द शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1948। और ये जो एक्ट है इसमें जो रूल्स होती हैं, जो गाइडलाइंस होती हैं, वो हर स्टेट अपने अपने यहाँ पर अपने अपने स्टेट के लिए बनाती है। यानी कि सेंट्रलाइज नहीं है, यहाँ पर स्टेट अपने यहाँ पर जो भी उनके यहाँ पे कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग रूल और रेगुलेशंस बनाती हैं। तो ऑब्जेक्टिव की बात करें द शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1948 की, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू रेगुलेट द कंडीशन ऑफ वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट। यानी कि जो वर्क और एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है उसको रेगुलेट करना, जिससे जो मैक्सिमम बेनिफिट लिया जा सके एम्प्लॉय को और साथ ही साथ मैक्सिमम बेनिफिट दिया जा सके एम्प्लॉय को। टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ एम्प्लॉयज बाय डिफाइनिंग यूनिफॉर्म बेनिफिट टू एम्प्लॉयज irrespective of industry and type of establishment he she is employed with। यानी कि यहाँ पर एक यूनिफॉर्मिटी जो है लाने की बात की गई है कि एम्प्लॉय के राइट्स में, आप चाहे किसी भी टाइप ऑफ शॉप में या फिर इस्टेब्लिशमेंट में काम करते हो, सबको एक जैसा जो है कुछ ना कुछ यूनिफॉर्मिटी वहाँ पर रहेगी। यानी कि जैसे वीक में एक छुट्टी सबको मिलनी है, इस तरीके से एक यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की गई इस एक्ट के जरिए। टू रेगुलेट द पेमेंट ऑफ वेजेस, टर्म्स ऑफ सर्विस, हॉलीडेज, लीव्स, वर्क कंडीशन, आवर ऑफ वर्क, ओवर टाइम वर्क, मैटरनिटी लीव एंड बेनिफिट, रूल्स फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। तो इन सबसे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए, इनको रेगुलेट करने के लिए शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1948 लाया गया कि जो वेज पीरियड है वो कितना होना चाहिए, टर्म ऑफ सर्विसेज क्या होनी चाहिए, हॉलीडेज कितने मिलने चाहिए, अर्न लीव कितना मिलना चाहिए, सिक लीव कितना मिलना चाहिए, मैटरनिटी कंडीशंस क्या है, मैटरनिटी लीव कितनी मिल सकती है, आवर ऑफ वर्क एक दिन में 12-24 घंटे में कितने घंटे काम करना चाहिए, ब्रेक कब कब मिलना है, चिल्ड्रन के एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्या रूल्स हैं, इन सबको रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट लाया गया। स्कोप एंड कवरेज की बात करें तो ये स्टेट लेजिस्लेशन है, यानी कि ईच स्टेट हैज़ फ्रेम्ड इट्स ऑन रूल्स फॉर द एक्ट। तो इस एक्ट के लिए हर स्टेट ने अपना अपना रूल बनाया हुआ है। एप्लीकेबल टू ऑल पर्सन एम्प्लॉयड इन एन एस्टेब्लिशमेंट विद और विदाउट वेजेज एक्सेप्ट द मेंबर ऑफ द एम्प्लॉयर्स फैमिली। तो ये जो है सभी एम्प्लॉयर पे, एम्प्लॉय पे एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल टू ऑल पर्सन एम्प्लॉयड, यानी कि आप किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा और एम्प्लॉयर के ऊपर एप्लीकेबल होगा, एक्सेप्ट द एम्प्लॉयर्स फैमिली, यानी कि एम्प्लॉय की जो फैमिली है उन पे जो है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। एप्लीकेबल ऑल शॉप्स एंड कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, ये सभी टाइप के शॉप और कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट पे एप्लीकेबल होगा, चाहे वो बिजनेस सेंटर्स हो, चाहे ऑफिस हो, वेयर हाउस हो, स्टोर हो, होटल हो, ईटरीज हो, अम्यूजमेंट पार्क हो, थिएटर हो, नेशन वाइड कोई भी हो, इस टाइप के बिजनेस में यहाँ पे जो है एप्लीकेबल होता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेशन रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड विथ फॉर एनी बिजनेस। ये एक इंपॉर्टेंट एक्ट है जिसको सभी बिजनेस को फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, शॉप और कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट। तो सबसे पहले शॉप क्या होता है, तो शॉप मीन्स एनी प्रीमाइसेस वेयर गुड्स आर सोल्ड आइदर बाय रिटेल, होलसेल और सर्विस आर रेंडर्ड टू कस्टमर्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि शॉप ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी गुड्स जो है वो सेल बेचा जा रहा है, चाहे वो रिटेल या चाहे यानी खुदरा बेच रहे हो, चाहे आप होलसेल रेट पे बेच रहे हो या फिर कोई सर्विस जो है कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हो। इट इंक्लूड एन ऑफिस, ए स्टोर रूम, गोडाउन, warehouse or workplace whether on the same premises or otherwise used in connection with such trade or business. A shop however does not include a factory or commercial establishment। तो शॉप एक फैक्ट्री या फिर कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट को इंक्लूड नहीं करता है। यहाँ पे शॉप का मतलब क्या हो गया कि कोई भी ऐसी प्लेस जहाँ पर आप कोई सामान या फिर कोई सर्विस जो है आप कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हो। वहीं पे कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या हो गया, कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट मीन्स ए प्रीमाइस
where any trade, business, profession or any work is undertaken which may include society, charitable or another trust, journalistic and printing establishment, contractors and auditors establishment, educational institute यानी कि आपके जो कॉलेजेस हैं वो क्या है, स्कूल कॉलेज कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट में आते हैं, educational institutes premises where the business of banking, insurance stock and shares, the brokerage is undertaken, restaurant and eating houses, residential hotels, club, theater and other place of public amusement और entertainment, ये सब कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट में आते हैं। क्लियर? तो शॉप और कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट के बीच में आपको डिफरेंस होना चाहिए। तो जो ये शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है ये कौन कौन से एरिया को रेगुलेट करता है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो जैसे वर्किंग आवर, ओवर टाइम और लीव पॉलिसी, यानी कि कितने घंटे काम करना है शॉप में या फिर इस्टेब्लिशमेंट में, ओवर टाइम कितने घंटे किया जा सकता है, लीव से रिलेटेड, अर्न लीव, सिक लीव कब कब मिलेगा, कितना मिल सकता है, उससे रिलेटेड जो है ये एक्ट जो है रेगुलेट करता है। रेस्ट इंटरवल फॉर एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय को कितना जो है वर्किंग आवर में कितने देर का जो है रेस्ट मिलना चाहिए उसको रेगुलेट करता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग आवर क्या होगा, क्लोज डे यानी कि कब जो है छुट्टी होंगी, नेशनल रिलीजियस हॉलीडेज कब कब उस पर क्या है ऑफिस बंद रहेंगे या खुलेगा, एनुअल मैटरनिटी, सिकनेस एंड कैजुअल लीव से रिलेटेड गाइडलाइंस, टाइम एंड कंडीशन ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, यानी कि कब कब आपको जो है वेजेस मिलेगा और वेज पीरियड क्या होगा, वेजेस में से कब डिडक्शन किया जा सकता है, एम्प्लॉय को कब निकाला जा सकता है, लाइटिंग, वेंटिलेशन, क्लीननेस से रिलेटेड रेगुलेशन, फायर से बचाने के लिए प्रिकॉशंस क्या लिए गए उससे रिलेटेड रेगुलेशन, एक्सीडेंट रिपोर्टिंग और रिकॉर्ड कीपिंग को यहाँ पर जो है अपने यहाँ पर मेंटेन रखना होगा सभी शॉप इस्टेब्लिशमेंट को, वेरियस रजिस्टर्स जो है बनाने होते हैं, मेंटेन करने होते हैं, जिसमें एम्प्लॉय की डिटेल, एम्प्लॉय को जो भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं उससे रिलेटेड जो है वहाँ पर डिटेल होनी चाहिए, डिस्प्ले ऑफ नोटिस सर्टिफिकेट, यानी कि जो नोटिस है सर्टिफिकेट जो भी शॉप या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जारी किए जा रहे हैं उसको डिस्प्ले करना है, उससे रिलेटेड रेगुलेशन या फिर रूल्स फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि चिल्ड्रन के एम्प्लॉयमेंट को लेकर क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, उससे रिलेटेड शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1948 डील करता है। चिल्ड्रन यानी कि ऐसे बच्चे जो कि 14 ईयर की एज अटेंड नहीं करते उनको चिल्ड्रन की कैटेगरी में रखा जाता है। तो अब यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें, यानी कि जो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उन्होंने यूपी ने क्या रूल रेगुलेशन बनाए हैं, तो वहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में है उसको हम द उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 के नाम से जानते हैं। तो ये हिंदी में जो है इसको एक्सेप्ट किया गया था, जब ये पहली बार एप्लीकेबल हुआ तो हिंदी में इसको बनाया गया, तो इसलिए इसका नाम क्या है हिंदी में, द उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है यहाँ पे सेक्शन 4B, जिसमें बताया गया है कि जो भी शॉप्स एंड कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट होंगे उत्तर प्रदेश में उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो सेक्शन 4B में कहा गया है कि एवरी ऑनर ऑफ अ शॉप और कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट शैल विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर अप्लाई टू चीफ इंस्पेक्टर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए शॉप और कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट। तो 3 महीने के अंदर सभी ऑनर जो होंगे शॉप और कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स के उनको चीफ इंस्पेक्टर जो कि स्टेट गवर्नमेंट जो है रिक्रूट करती है उनको जो है एप्लीकेशन देकर 3 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। एंड द चीफ इंस्पेक्टर शैल ऑन बीइंग सेटिस्फाइड शैल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू द ऑनर। और जब जो चीफ इंस्पेक्टर होगा वो सेटिस्फाई हो जाएगा सारी चीज़ों से तो एक सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया जाएगा किसको, ऑनर को। यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ फीस भी जो है वो देनी पड़ती है जो भी स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पर अप्लाई करेगी। अब बात कर लें आवर्स ऑफ बिजनेस के, तो सेक्शन 6 में कहा गया है नो एम्प्लॉयर शैल रिक्वायर और अलाउ एन एम्प्लॉय टू वर्क ऑन एनी डे फॉर मोर देन 5 आवर्स इन द केस ऑफ चाइल्ड बिलो 14 ईयर, यानी कि अगर चाइल्ड को रिक्रूट किया गया है आपके यहाँ पर जो कि 14 साल से कम है तो उससे आप एक दिन में 5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करा सकते हैं। वहीं पे अगर यंग पर्सन को यानी कि 14 to 17 ईयर्स के लोगों को आपके यहाँ पे रिक्रूट किया गया है तो आप उनसे 6 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवा सकते हैं, और अगर बाकी जो लोग हैं उनसे आप 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवा सकते हैं। तो ये जो है आवर ऑफ बिजनेस हो गया जो कि सेक्शन 6 में बताया गया है कि चाइल्ड यानी कि 14 ईयर से कम के एज के बच्चे आपके यहाँ पर काम कर रहे हैं तो 5 घंटे से ज़्यादा नहीं, 14 से 17 साल के बच्चे काम कर रहे हैं तो 6 घंटे से ज़्यादा नहीं, और अब बाकी जो है यानी कि 17 से ऊपर के जो कैंडिडेट हैं वो आप उनसे 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करा सकते हैं। और वहीं पे एक कंडीशन और डाली गई है कि अगर आप अदर एम्प्लॉय यानी कि अगर आप चाइल्ड या फिर यंग पर्सन नहीं है तो आप जो है ओवर टाइम कर सकते हैं नॉट एक्सीडिंग 10 एनी ऑन एनी वन डे, यानी कि एक दिन में आप 8 घंटे तो कर ही सकते थे लेकिन आप साथ ही साथ 2 घंटे का ओवर टाइम भी कर सकते हो अगर आप जो है चाइल्ड या फिर यंग पर्सन नहीं हो, और टोटल 50 आवर्स का जो है आप जो है ओवर टाइम कर सकते हो
3 कॉन्जिक्यूटिव मंथ में, यानी कि लगातार 3 महीने में आप टोटल 50 आवर्स का ही ओवर टाइम कर सकते हो और एक दिन में 2 घंटे का ओवर टाइम कर सकते हो अगर आप जो है चाइल्ड या फिर यंग पर्सन नहीं है तो। एन एम्प्लॉय हु हैज़ वर्कड इन एक्सेस ऑफ द आवर्स ऑफ वर्क फिक्स्ड शैल बी पेड बाय हिज एम्प्लॉयर वेजेस एट ट्वाइस द ऑर्डिनरी रेट फॉर एवरी आवर ऑफ सच ओवर टाइम वर्क। यानी कि एक एम्प्लॉय जिसने सपोज कि 8 घंटे काम कर सकता था, 8 घंटे के बजाय 2 घंटे काम किया तो हर घंटे जो है उसको डबल रेट से मिलेगा। यानी 1 घंटे का उसको पहले 10 रुपये मिलता था, तो अब जिसने ओवर टाइम किया है 1 घंटे का तो उसको 10 की बजाय 20 रुपये मिलेंगे उस घंटे के लिए। क्लियर। द वर्किंग आवर्स इन अ शॉप और कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट शैल बी शो अरेंज दैट ईच एम्प्लॉय गेट्स एन इंटरवल ऑफ नॉट लेस देन हाफ एन आवर फॉर रेस्ट आफ्टर नॉट मोर देन 5 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस वर्क। तो सेक्शन 7 में ये चीज़ कही गई है कि आप 8 घंटे का काम हो रहा है तो लगातार 5 घंटे के बाद आधे घंटे का ब्रेक वहाँ पर मिलना चाहिए। उसके बाद फिर फर्दर जो बाकी 3 घंटे बचे हैं वो एम्प्लॉय उसका काम करेगा। क्लियर। तो वर्किंग आवर जो है वो शॉप में कैसे होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए कि बीच में 5 घंटे बाद जो है वहाँ पर आधे घंटे का वहाँ पर जो है गैप रेस्ट मिलना चाहिए सेक्शन 7 में। वहीं पे सेक्शन 8 कहता है कि एवरी एम्प्लॉयर शैल कीप हिज शॉप और कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट क्लोज्ड ऑन 1 डे इन अ वीक एंड पब्लिक हॉलीडेज इन अ ईयर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो सभी एम्प्लॉयर को एक्सेप्ट शेड्यूल 2 में कुछ कंपनीज या फिर कुछ शॉप्स बताए गए हैं जिन पे ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती है, तो बाकी सभी को ये चीज़ एप्लीकेबल होती है कि उनको हफ्ते में एक दिन जो है अपने इस्टेब्लिशमेंट को, शॉप को बंद करके रखना होगा और वहीं पे पब्लिक हॉलीडे पे भी जो है उनको अपना इस्टेब्लिशमेंट या शॉप बंद करना होगा। लेकिन ये सभी पे एप्लीकेबल होता है। शेड्यूल 2 में उनकी लिस्ट बताई गई जिन पे ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होता है। A notice specifying all closed days shall be prominently displayed by the employer in a conspicuous place in the shop or commercial establishment। यानी कि किस किस दिन जो है वहाँ पर आपके यहाँ पे छुट्टी होगी उसके लिए आपको एक नोटिस जो है आपके अपने शॉप में या फिर इस्टेब्लिशमेंट में लगाना चाहिए। वहीं पे सेक्शन 9 कहता है कि एवरी एम्प्लॉय नॉट बीइंग अ वॉचमैन और केयर टेकर, यानी कि अगर आप वॉचमैन या केयर टेकर नहीं है, इसके अलावा कोई भी एम्प्लॉय हैं, शैल बी अलाउड बाय द एम्प्लॉयर हॉलीडे ऑन एवरी क्लोज डे विच इज़ अ पब्लिक हॉलीडे एंड 1 होल डे इन ईच वीक। हर हफ्ते आपको एक पूरा दिन छुट्टी मिलेगा और साथ ही साथ जो पब्लिक हॉलीडे होगा उस दिन भी आपको छुट्टी मिलेगा अगर आप वॉचमैन और केयर टेकर नहीं हैं और कोई दूसरे एम्प्लॉय हैं तो। यहाँ पे क्लियर। तो वॉचमैन और केयर टेकर को क्यों नहीं मिला, क्योंकि इनकी जॉब ही इस तरीके की होती है कि उनको छुट्टी नहीं दी जा सकती है। हाँ, हो सकता है कि पब्लिक हॉलीडे की वजह किसी और दिन उनको छुट्टी दे दी जाए। वहीं पे सेक्शन 10 कहता है एवरी एम्प्लॉय हु हैज़ बीन इन कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट ऑफ द सेम एम्प्लॉयर फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ और ओवर शैल इन एडिशन टू एनी हॉलीडे allowed under section 9 be entitled to earned leave for not less than 15 days for every 12 month of such service। यहाँ पर ये कह रहा है सेक्शन 10 कि वो एम्प्लॉय जो लगातार 1 साल से किसी एक ही एम्प्लॉय के साथ काम कर रहा है तो उसको जो है बाकी छुट्टियों के अलावा सेक्शन 9 में जो छुट्टी बताएगी उसके अलावा उसको 15 दिन की अर्न लीव जो है वहाँ पे उसको मिलेगी। ए वॉचमैन और अ केयर टेकर हु हैज़ बीन इन कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ और ओवर शैल बी इंटाइटल्ड टू नॉट लेस देन 60 डेज अर्न लीव फॉर एवरी 12 मंथ ऑफ सच सर्विस। तो अगर आप वॉचमैन या केयर टेकर हैं तो आपको 60 डेज का जो है अर्न लीव मिलेगा और वहीं पे अगर आप जो है बाकी अदर एम्प्लॉयज़ कैटेगरी से आते हैं तो फिर आपको जो है 15 डेज़ का जो है अर्न लीव मिलेगा। कंडीशन ये है कि आपने एक ही एम्प्लॉयर के साथ लगातार 12 महीने काम किया हो। ठीक है। वहीं पे एवरी एम्प्लॉय हु हैज़ बीन इन कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट ऑफ द सेम एम्प्लॉयर फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, अगर आपने किसी एक ही एम्प्लॉयर के साथ 6 महीने काम किया है तो आपको जो वहाँ पर सिकनेस लीव भी मिलेगा दैट इज़ नॉट लेस देन 15 डेज इन एनी वन कैलेंडर ईयर। यानी एक कैलेंडर ईयर में आप जो है 15 दिन से ज़्यादा का जो है आप सिक लीव ले सकते हैं अगर आप किसी एम्प्लॉय के साथ लगातार 6 महीने से काम कर रहे हैं उसके साथ। वहीं पे एवरी एम्प्लॉय शैल सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बी आल्सो इंटाइटल्ड इन एडिशन टू अर्न लीव एंड सिकनेस लीव टू कैजुअल लीव फॉर नॉट लेस देन 10 डेज इन एनी वन कैलेंडर ईयर। यानी कि आपको अर्न लीव और सिकनेस लीव के अलावा कैजुअल लीव भी मिल सकता है जहां पर कम से कम 10 दिन का जो है आपको कैजुअल लीव दिया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या होंगी आपके ऑर्गेनाइजेशन की। क्लियर। लेकिन अर्न लीव यहाँ पर आपको मिलेगी और सिकनेस लीव जो है आपको वहाँ पर मिल जाएगी। सेक्शन 12 क्या कहता है? सेक्शन 12 कहता है कि फॉर एवरी हॉलीडे एंड फॉर ईच डे ऑफ लीव अलाउड अंडर दिस एक्ट, यानी कि इस एक्ट में जो भी हॉलीडे या फिर लीव अलाउ किया गया है
employee shall be entitled to wages at a rate not less than that rate to which the employee was entitled for the day immediately preceding the holiday or the day of leave availed by him। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आप सपोज कि हफ्ते में आपको एक छुट्टी मिलती है संडे को, तो संडे को जब आप छुट्टी मिलती है तो संडे का आपका पैसा कटेगा नहीं, बल्कि जो आप मंडे टू सैटरडे काम किए हैं तो मंडे टू सैटरडे जो आपको एक दिन में काम करने को मिलता था वही रेट से आपको संडे को भी आपको वहाँ पे पेमेंट किया जाएगा। या फिर कोई पब्लिक हॉलीडे है तो पब्लिक हॉलीडे वाले दिन का भी पेमेंट आपको सेम रेट से मिलेगा जैसे बाकी दिनों के लिए आपको वहाँ पर पेमेंट किया जाता था। वहीं पे सेक्शन 13 क्या कहता है कि सेक्शन 13 कहता है एवरी एम्प्लॉयर शैल फिक्स अ पीरियड रिफर टू एज वेज पीरियड एट द एक्सपायरी एंड इन रेस्पेक्ट ऑफ विच वेजेस शैल बी पेबल टू हिज एम्प्लॉय। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि आपको हर महीने जो है वहाँ पर वेजेस मिलने चाहिए, हर महीने सैलरी मिलनी चाहिए। तो जो एम्प्लॉयर है वो एक फिक्स डेट फिक्स कर लेगा और जिस तारीख को आपको जो है उस दिन जो है आपको आपकी सैलरी आपका वेजेस मिल जाएगा। और एक वेज से दूसरे वेज के बीच में एक महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। द नो वेज पीरियड शैल बी एक्सीड 1 मंथ। ये नहीं कि आपने जो है पिछले महीने 2 को पेमेंट किया था और अगले महीने आप जो है 28 को पेमेंट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, एक महीने से ज़्यादा का गैप हो गया। तो एक वेज पीरियड से दूसरे वेज पीरियड में एक महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। द वेजेस ऑफ एवरी एम्प्लॉय शैल बी पेड विद इन सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो इस पीरियड में जो है वेजेस जो है पे कर देना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हर महीने आपको जो है सैलरी वहाँ पर मिलनी चाहिए और जो वेज पीरियड है वो एक महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। सेक्शन 14 कहता है कि एन एम्प्लॉय प्रोसीडिंग ऑन अर्न लीव शैल ऑन डिमांड बी गिवन एडवांस पेमेंट ऑफ द वेजेस और हाफ ऑफ द पीरियड ऑफ द लीव एंड द वेजेस फॉर द वेज पीरियड इमीडिएटली प्रीसीडिंग सच लीव। द वेजेस फॉर द रिमेनिंग हाफ पीरियड ऑफ सच लीव शैल बी पेबल टू हिम along with the wages of the first wage period after he resume duty। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि सपोज आपने अर्न लीव ले लिया, आपके पास 15 दिनों का अर्न लीव था, तो अब आप जो 15 दिन का अर्न लीव लिए हो तो 15 दिन में 7.5 दिन की जो आपको वेजेज होगा वो जो छुट्टी लेने से पहले वाला वेज आ रहा है उसके साथ दे दिया जाएगा। और वहीं पे जब आप छुट्टी लेने के बाद ज्वाइन करोगे तो फिर उसके बाद जो पहला वेज पीरियड होगा उसका जो अमाउंट बनेगा उसके साथ जो है बाकी 7.5 दिन का आपको ऐड करके दे दिया जाएगा। तो यानी कि जो 15 दिन का अर्न लीव है उसमें आधा पहले दे जाएगा, आधा बाद में उसको जो है आपको वेज मिल जाएगा। द वेजेस फॉर द पीरियड ऑफ सिकनेस लीव शैल बी पेबल टू द एम्प्लॉय अलॉन्ग विथ हिज वेजेस फॉर द फर्स्ट वेज पीरियड आफ्टर ही रिज्यूम्स ड्यूटी। और सिकनेस वाले केस में क्या होगा कि जब आप सपोज कि 15 दिन के लिए आप सिकनेस लीव पे गए तो अब 15 दिन के लिए आपको वेजेस मिलेगा, लेकिन वो वेजेस कब मिलेगा, जब आप ज्वाइन कर लोगे उसके बाद 1 महीना पूरा हो जाएगा, उस जो 1 महीना आपने जहाँ जॉब किया ज्वाइन करने के बाद उसकी जो सैलरी आएगी उसकी जो वेज आएगा उसके साथ उस सिकनेस का वेज आएगा। तो ये होता है सिकनेस और अर्न लीव में केस में। तो अर्न लीव है आपका तो उस केस में आधा पहले मिल जाएगा, आधा बाद में मिल जाएगा। वहीं पे सिकनेस लीव है तो आप जब ज्वाइन कर लोगे उसके बाद जो आपका वेज बनेगा उसके साथ जो है आपको सिकनेस वाली वेज भी मिल जाएगी। वहीं पे सेक्शन 20 क्या कहता है, No employee other than an employee engaged for a specified period or in a leave vacancy shall terminate his employment except after notice of 30 days or of such longer period as may be required under the terms of his employment। यानी कि अगर आप किसी भी शॉप या फिर इस्टेब्लिशमेंट से आप जॉब छोड़ना चाहते हो तो आपको सबसे पहले 30 दिनों पहले आपको जो है नोटिस देना पड़ेगा। सपोज कि आज आप जो है आज डेट है 20 फरवरी तो आपको छोड़ना है मार्च के एंड में, तो आपको इसी महीने जो है आपको नोटिस दे देना होगा। 30 दिन है उससे पहले आप नोटिस दीजिए कि आप जो है मार्च में छोड़ने वाले हो। क्लियर। वेयर एन एम्प्लॉय फेज टू कॉम्प्ली विद द प्रोविजन हिज अनपेड वेजेस फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 15 डेज में बी फॉरफिटेड टू हिज एम्प्लॉयर। तो यानी कि 15 दिन की सैलरी रोक ली जाएगी अगर आपने 30 दिन पहले नोटिस नहीं दिया छोड़ने का। सिमिलरली एम्प्लॉयर पे भी ये लागू होता है कि अगर एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय को निकालना चाह रहा है तो उसको जो है 30 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। क्लियर। वहीं पे सेक्शन 21 क्या कहता है कि नो चाइल्ड शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड to work in any shop or commercial establishment except as an apprentice in such employment as notified by this state government in the gazette। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कोई भी चाइल्ड जो है वो अलाउ नहीं होगा किसी भी शॉप या फिर कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में काम करने के लिए। चाइल्ड मीन्स कि 14 ईयर से कम एज है तो वो जो है किसी भी शॉप या एस्टेब्लिशमेंट में काम नहीं कर सकता अनलेस स्टेट गवर्नमेंट ने गेजेटेड नोटिफिकेशन में किसी भी शॉप या फिर एस्टेब्लिशमेंट में काम करने के लिए अलाउ किया हो। वहीं पर सेक्शन 22 क्या कहता है कि नो वुमेन और चाइल्ड शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क
वेदर एज एन एम्प्लॉय और अदरवाइज इन एनी शॉप और कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट ड्यूरिंग नाइट। तो यूपी में सेक्शन 22 ये कहता है कि कोई भी वुमेन या फिर चाइल्ड जो है वो रात में काम नहीं करेगा। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 26। तो 26 जो है मैटरनिटी लीव से रिलेटेड है। एवरी वुमेन एम्प्लॉय हु हैज़ बीन फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 6 मंथ प्रिसीडिंग द डेट ऑफ हर डिलीवरी इन कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट ऑफ द सेम एम्प्लॉयर shall be entitled to receive from her employer for the period of 6 weeks immediately preceding the day of delivery and 6 weeks following the day of delivery। यानी कि डिलीवरी से जो भी डिलीवरी की डेट होगी उससे 6 हफ्ते पहले की छुट्टी मिल सकती है और उस डिलीवरी से 6 हफ्ते के बाद की छुट्टी उसको मिल जाएगी अगर वो वुमेन एज ए एम्प्लॉय किसी एम्प्लॉय के साथ 6 महीने तक लगातार काम की है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है कि मैटरनिटी लीव के लिए जो लीव एप्लीकेशन है उसको 7 दिन पहले देना पड़ेगा, तभी जो है ये 6 हफ्तों का पहले और 6 हफ्तों का बाद जो है लीव मिलेगी। सेक्शन 27 कहता है कि ए वुमेन एम्प्लॉय ड्यूरिंग द पीरियड शी इज नर्सिंग हर चाइल्ड शैल इन एडिशन टू द रेगुलर इंटरवल ऑफ रेस्ट बी इंटाइटल्ड टू 2 ब्रेक्स ऑफ हाफ एन आवर ईच फॉर द एफोर्सेड पर्पज। यानी कि अब डिलीवरी हो गई है, 6 हफ्ते बाद जो है वुमेन वर्क पे आती है तो उसको अपने बच्चे को ध्यान देने के लिए जो इंटरवल होता था कि आप जो है 5 घंटे बाद आधे घंटे का इंटरवल देते थे, अब उसके साथ साथ आप जो है 2 और आधे घंटे का इंटरवल दीजिए जिससे कि वो अपने बच्चे की केयर कर सके। वहीं पे सेक्शन 29 कहता है कि द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट अ चीफ इंस्पेक्टर एंड अ डेप्यूटी चीफ इंस्पेक्टर फॉर द होल ऑफ उत्तर प्रदेश एंड एज मेनी इंस्पेक्टर फॉर डिफरेंट एरियाज देयर ऑफ एज मे बी कंसिडर्ड नेसेसरी। तो अब इन सब चीज़ों को यानी कि ये सारी चीज़ें फॉलो हो रही हैं कि नहीं हो रही है, सारे रूल्स रेगुलेशन सही से जो है एप्लीकेबल हो रहे हैं कि नहीं हो रही हैं, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या कहती है, चीफ इंस्पेक्टर या फिर डेप्यूटी चीफ इंस्पेक्टर जो है वो रिक्रूट कर सकती है, उनको जो है वहाँ पर अपॉइंट कर सकती है जो कि इन सभी रूल रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। सेक्शन 30 कहता है कि एन इंस्पेक्टर मे एट ऑल रीजनेबल टाइम एंटर एनी प्लेस विच इज और विच ही हैज़ रीजन टू बिलीव टू बी अ शॉप और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनिंग द रजिस्टर्स रिकॉर्ड्स और अदर डॉक्यूमेंट केप्ट देयरइन। यानी कि जो इंस्पेक्टर है उसके पास ये राइट होता है कि एक रीजनेबल टाइम में वो किसी भी शॉप में या फिर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट पे जाए और वहाँ पर जो है रजिस्टर रिकॉर्ड या फिर जो भी डॉक्यूमेंट है उनको चेक कर सकता है। वहीं पे सेक्शन 35 ये बात करता है कि एनी पर्सन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी लायबल टू फाइन विच में फॉर द फर्स्ट ऑफेंस एक्सटेंड टू 100 रुपीज़ एंड फॉर एवरी सब्सिक्वेंट ऑफेंस टू 500 रुपीज़। यानी कि अगर आपने पहली बार इस एक्ट का कोई रूल रेगुलेशन तोड़ते हैं, कोई सेक्शन तोड़ते हैं, ब्रीच करते हैं, तो उस केस में आपको जो है 100 रुपये का फाइन लगेगा और दोबारा से आप वही आगे चल के फिर से बार बार वही आप जो ऑफेंस कर रहे हैं तो उस केस में 500 रुपये का आपको फाइन देना पड़ेगा हर बार। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन थे द उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 के, जो कि एक तरीके का शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1948 के तहत आता है। द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 कि यहाँ पे जो मिनिमम वेज होता है किसी भी एम्प्लॉय का उसको जो है बिना किसी डिडक्शन के जो इस एक्ट में बताए गए हैं उसके अलावा कोई भी डिडक्शन नहीं होना चाहिए। जो इस एक्ट में है वही डिडक्शन हो सकते हैं और टाइमली जो है उसका पेमेंट होना चाहिए एम्प्लॉय को वेज। द एक्ट गारंटीज पेमेंट ऑफ वेज ऑन टाइम एंड विदाउट एनी डिडक्शन एक्सेप्ट दोज अथॉराइज्ड अंडर द एक्ट। यानी कि इस एक्ट में जो डिडक्शन बताए गए हैं सिर्फ वही डिडक्शन किए जा सकते हैं उसके वेज से, बाकी कोई भी डिडक्शन नहीं किए जा सकते हैं और उसको टाइमली जो है ऑन टाइम वेज देना है। द एक्ट प्रोवाइड फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस, फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड, टाइम एंड मोड ऑफ पेमेंट ऑफ वेज, परमिसिबल डिडक्शन। तो इस एक्ट में क्या दिया है कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा वेज को पे करने के लिए, कैसे जो है वेज पीरियड फिक्स किया जा सकता है, टाइम और मोड क्या होगा पेमेंट का और कौन से डिडक्शन है जो कि परमिसिबल है, मतलब कि कौन से डिडक्शन उसके वेज से काटे जा सकते हैं। दिस एक्ट अप्लाइज टू वेजेस पेबल टू एन एम्प्लॉयड पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ ए वेज पीरियड इफ सच वेज फॉर दैट वेज पीरियड डू नॉट एक्सीड 24,000 पर मंथ। यानी कि किसी वेज पीरियड में अगर 24,000 पर मंथ से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर रहा है तो फिर वहीं पे ये एप्लीकेबल होगा, नहीं तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि 24,000 से ज़्यादा अगर किसी के वेज पीरियड में जो है इनकम हो रहा है तो उस केस में ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट हम कुछ बात कर लें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेज, यानी कि सेक्शन 3 में बताया गया है कि पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन होगा जो एम्प्लॉय को जो है पेमेंट करेगा। तो इन द केस ऑफ द फैक्ट्री मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री शैल बी लायबल टू पे वेजेस टू एम्प्लॉय एम्प्लॉयड बाई हिम। तो जो फैक्ट्री है उसके मैनेजर जो है वो एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल होगा वेज को पे करने के लिए। इन द केस ऑफ इंडस्ट्रियल और अदर एस्टेब्लिशमेंट पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरविजन शैल बी लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ द वेज टू एम्प्लॉय एम्प्लॉयड बाई हिम। तो किसी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में वहाँ पे जो पर्सन जो सुपरविजन कर रहा होगा, जो रिस्पॉन्सिबल होगा, सुपरवाइजर का काम कर रहा होगा, उसको जो है पेमेंट करना
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इन द केस ऑफ रेलवेज ए पर्सन नॉमिनेटेड बाई रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर स्पेसिफाइड एरिया शैल बी लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ वेज टू द एम्प्लॉय। तो रेलवे में जो नॉमिनेटेड होगा रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन तरफ वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इन द केस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्टर ए पर्सन डेजिग्नेटेड बाई सच कॉन्ट्रैक्टर हु इज डायरेक्टली अंडर हिज चार्ज shall be liable for the payment of wage to the employee. If he failed to pay wages to employee, person who employed the employees shall be liable for the payment of the wage. तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर के केस में क्या कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाए तो वहाँ पे क्या गया कि जो कॉन्ट्रैक्टर ने किसी पर्सन को डेजिग्नेट किया होगा उस काम के लिए वो लायबल होगा, अगर वो नहीं करता है तो फिर जिसने एम्प्लॉयमेंट दिया है वो लायबल होगा। ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेमेंट की। अब बात कर लें कि फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड, तो सेक्शन 4 में बताया गया है कि जो वेज पीरियड है वो कैसे फिक्स किया जा सकता है। तो वेज पीरियड फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस टू एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉय शुड नॉट एक्सीड 30 डेज। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये चीज़ कही गई है और जैसा कि आपको सभी पता है कि जो वेज पीरियड होता है नॉर्मली वो 30 दिन का होता है। 30 दिन आप काम करते हैं उसके बाद आपकी सैलरी आ जाती है, आपको वेज जो है मिल जाता है। वेजेस में नॉर्मली पर डे के हिसाब से भी होता है कि एक दिन 2 दिन, एक दिन आपने काम किया पैसा मिल गया, दूसरे दिन काम किया पैसा मिल गया, या फिर मैक्सिमम 30 डेज आप काम करोगे उसके बाद जो है आपको पैसा मिलना ही मिलना है। तो वेज पीरियड फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस टू एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉय शुड नॉट एक्सीड 30 डेज। दैट मीन्स वेज कैन बी पेड ऑन डेली, वीकली, फोर्टनाइटली एंड मंथली ओनली 1 मंथ अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि या तो आपको जो है वेज वो डेली मिल जाना चाहिए, या तो वीकली में मिल जाना चाहिए, या तो हर 15वें दिन पे मिल जाना चाहिए, या फिर मंथली यानी कि हर 30वें दिन बाद जो है आपको मिल जाना चाहिए, यानी कि 1 मंथ अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेज, अब यानी कि बात कर लें कि जो पेमेंट का टाइम होगा वो क्या होगा। तो सेक्शन 5 में बताया गया है कि इन रेलवे फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल और अदर इस्टेब्लिशमेंट इफ देयर आर लेस देन 1000 एम्प्लॉय शुड बी पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 7th डे आफ्टर द लास्ट डे ऑफ वेज पीरियड। यानी कि कोई वेज पीरियड है, सपोज करें कि 1 मार्च से 31 मार्च जो है वेज पीरियड हो गया, तो 31 मार्च से लेके 7 अप्रैल के बीच में जो है आपको जो है पेमेंट कर देना है अगर आपके यहाँ पे 1000 एम्प्लॉय से कम है तो। वहीं पे इन अदर रेलवे फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल और अदर एस्टेब्लिशमेंट इफ देयर आर मोर देन 1000 एम्प्लॉय शुड बी पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 10th डे आफ्टर द लास्ट डे ऑफ वेज पीरियड। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया कि अगर किसी एस्टेब्लिशमेंट में रेलवे फैक्ट्री में 1000 एम्प्लॉय से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं तो उस केस में जो है आप वेज पीरियड जब खत्म हो रहा है उसके 10 दिन के अंदर जो है आपको पेमेंट कर देना है। यानी कि 1 मार्च से 31 मार्च का वेज पीरियड था, 31 मार्च के बाद जो है आपको 10 दिन तक यानी 10 अप्रैल तक जो है आपको उसका पेमेंट वेज का कर देना है। For employee of port area, mines, wharf और jetty should be paid before the expiry of 7th day after the last day of wage period। तो इस केस में स्पेसिफिकली बताया गया है कि पोर्ट एरिया वाले में काम करने वाले, माइंस में, वॉर्फ में या जेटी में काम करने वाले लोगों के लिए 7वें दिन तक जो है पेमेंट कर देना है वेज पीरियड जैसे ही खत्म हो रहा है। सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 में पॉइंट कहा गया कि इफ़ द एम्प्लॉय इज टर्मिनेटेड और रिमूव फॉर द एम्प्लॉयमेंट बाई एम्प्लॉयर तो क्या होगा, द वेज ऑफ दैट एम्प्लॉय शुड बी पेड विद इन 2 days फ्रॉम द डे ऑन विच ही वॉज रिमूव्ड और टर्मिनेटेड। तो सेक्शन 5 के सब सेक्शन 2 में कहा गया है कि अगर कोई जो है एम्प्लॉय रिमूव कर दिया जाता है फिर टर्मिनेट कर दिया जाता है एम्प्लॉयर द्वारा, तो उस केस में उसको 2 दिनों के अंदर उसके सभी जो है वेज उसको पे कर देने हैं। नेक्स्ट एक्ट है सेक्शन 5 सब सेक्शन 4। तो सेक्शन 5 सेक्शन 4 में क्या कहा गया है कि एक्सेप्ट द पेमेंट ऑफ वेज ऑफ द टर्मिनेटेड, यानी कि टर्मिनेटेड जो एम्प्लॉय जो टर्मिनेट किया गया है जिसको आपने निकाला गया है उसके अलावा बाकी जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका जो पेमेंट होगा वो वर्किंग डे में ही होगा। ऑल द वेजेस ऑफ द एम्प्लॉय शुड बी पेड बाय देयर एम्प्लॉयर ऑन द वर्किंग डे ओनली। यानी कि वर्किंग डे पे ही पेमेंट किया जाएगा बाकी सभी का। जिसको टर्मिनेट किया आप उसको जो छुट्टी वाले दिन में बुला के दे सकते हैं। सेक्शन 6 है द पेमेंट ऑफ वेजेस अमेंडमेंट एक्ट 2017। तो यहाँ पे जो है कुछ एक्ट में अमेंडमेंट होता है क्या कि ऑल वेजेस शैल बी पेड इन करंट कॉइन और करेंसी नोट और बाय चेक और बाय क्रेडिटिंग द वेजेस इन द बैंक अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय। यहाँ पे बताया गया कि कैसे क्या मोड ऑफ पेमेंट होगा। तो ऑल वेजेस जो भी वेजेस हैं वो पेड करने उसको आप जो करंट कॉइन चल रहा होगा या करेंसी नोट चल रही होगी या फिर चेक होगा या फिर सीधे उसके अकाउंट में आप जो है पेमेंट जमा कर सकते हैं। तो दैट इज द मोड ऑफ द पेमेंट। लिमिट फॉर डिडक्शन, सेक्शन 7 के सब सेक्शन 3 में जो है लिमिट्स बताया गया है कि कितना डिडक्शन किया जा सकता है। द टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन फ्रॉम वेजेस ऑफ एम्प्लॉय शुड नॉट एक्सीड 50%, बट ओनली इन केस ऑफ पेमेंट टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज डिडक्शन फ्रॉम वेजेस ऑफ एम्प्लॉय कैन बी मेड अप टू 75%। तो यहाँ पे एक चीज़ लिमिट दी गई है कि टोटल डिडक्शन जो भी आप कर रहे हो किसी भी वेज किसी भी एम्प्लॉय के वेज से वो
50% से एक्सीड नहीं होना चाहिए। वहीं पे अगर जो है आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में पे कर रहे थे एम्प्लॉय के लिए, तो उस केस में फिर आप 75% कट कर सकते हैं। पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस अंडर द एक्ट सेक्शन 20 2005 अमेंडमेंट हुआ था। तो यहाँ पे जो है क्या है कि 2005 में अमेंडमेंट हुआ था इस सेक्शन में, सेक्शन 20 में, कि कहाँ कहाँ पे जो है पेनल्टीज लगा सकता है। तो रीजन फॉर पेनल्टी, अगर कोई भी एम्प्लॉयर जो है ब्रेक करता है कोई इस रूल को, तो जो है पेनल्टी लग सकती है उस पर। तो क्या रीजंस होते हैं? डिले इन पेमेंट ऑफ वेज, वेज को पे करने में डिले कर रहा है, अनरिजनेबल डिडक्शंस कर रहे हैं, एक्सेस डिडक्शन फॉर एब्सेंस ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी में एक दिन एब्सेंट है लेकिन आप 2 दिन आप डिडक्ट कर रहे हो, एक्सेस डिडक्शन फॉर डैमेजेस और लॉस टू एम्प्लॉयर, कुछ भी लॉस हुआ था एम्प्लॉयर को उसके लिए ज़्यादा एक्सेस जो है डिडक्शन कर दे रहे हो, एक्सेस डिडक्शन फॉर हाउस अकोमोडेशन अमेनिटी और सर्विस, जो भी आप सर्विसेज दे रहे हो उसके लिए ज़्यादा एक्सेस डिडक्शन कर दे रहे हो, तो इस केस में जो है उस पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो पनिशेबल विथ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 1000 रुपीज़ बट विच में एक्सटेंड टू 7500 रुपीज़। तो यहाँ पे किस कंडीशन में 1000 रुपये से लेकर 7500 रुपये तक का उस पर फाइन लग सकता है। इफ़ वेज पीरियड एक्सीड 1 मंथ, अगर वेज पीरियड 1 महीने से ज़्यादा हो गया, यानी कि आप 45 दिन पे जो है उसके वेज पीरियड काउंट कर रहे हो, तो फिर आपको फाइन लग जाएगा। फेल्योर इन पेमेंट ऑफ वेजेस ऑन वर्किंग डे पे अगर आप जो है वेज पेमेंट नहीं कर रहे हो, एक्सेप्ट टर्मिनेटेड एम्प्लॉय, वेज नॉट पेड इन फॉर्म ऑफ करेंट कॉइन और करेंसी नोट और इन बोथ, यानी कि आपने जो वेज देना था उसको आपने करेंट कॉइन या करेंसी नोट में नहीं दिया है। फेल्योर टू मेंटेन रिकॉर्ड फॉर कलेक्टेड फाइन फ्रॉम एम्प्लॉय, जो भी फाइन आपने एम्प्लॉय से लिया है उसका रिकॉर्ड आपके पास नहीं बना है। इम्प्रॉपर यूजेज ऑफ फाइन कलेक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉयज़, तो जो भी आपने फाइन लिया है एम्प्लॉय से उसका आपने प्रॉपर यूज़ नहीं किया, इम्प्रॉपर यूज़ किया है, तो उस केस में भी आप पे फाइन लग जाएगा। फेल्योर ऑफ एम्प्लॉय टू डिस्प्ले नोटिस कंटेनिंग सच एब्स्ट्रैक्ट ऑफ दिस एक्ट ऑफ द रूल मेड, तो इस एक्ट के अंदर जो भी रूल्स हैं, जो भी एक्ट हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपने उसको डिस्प्ले नहीं किया है एम्प्लॉय को, तो उस केस में भी एम्प्लॉयर के ऊपर फाइन लगेगा। पनिशेबल विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 3000 रुपीज़, कुछ केसेज है जहाँ पे 3000 रुपये तक जो है फाइन लग सकता है, जैसे कि whoever obstruct an inspector in the discharge of his duties under this act, तो इस एक्ट के अंदर जो इंस्पेक्टर होता है जो गवर्नमेंट द्वारा अप्लाई एम्प्लॉय किया जाता है चेक करने के लिए कि सभी वजह सही से मिल रहे हैं, अगर आपने उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया तो उसको रोका, तो whoever fulfill refuse to produce on the demand of an inspector any register or the document, यानी कि जो इंस्पेक्टर होता है अगर कोई रजिस्टर मांगता है, कोई डॉक्यूमेंट मांगता है और उसको जो है रिफ्यूज़ कर देते हो जानबूझकर, तो फिर उस केस में भी आप पे 3000 रुपये तक का फाइन लगा सकता है। whoever refuses or willfully neglect to afford an inspector any reasonable facility for making any entry, inspection, examination, supervision or inquiry authorized by और अंडर दिस एक्ट, तो जो भी इंस्पेक्टर होता है अगर उसको आप जो है इस टाइम पे हेल्प नहीं करते हो इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन, सुपरविजन में, तो फिर फाइन लगेगा। पनिशेबल विथ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 1000 रुपये बट विच में एक्सटेंड टू 7500 रुपीज़। तो कुछ और ही हैं जो कि ऊपर वाले में whoever repeat the same offense committed before, यानी कि जो ऊपर आपने ऑफेंस किया है उसी को दोबारा आप जो है कमिट कर रहे हो, तो उस केस में भी आप पे फाइन लग जाएगा। imprisonment for a term which shall not be less than 1 month but which may extend to 6 months and fine which shall not be less than 3750 रुपीज़ बट विच में एक्सटेंड टू 20,500 रुपीज़। तो यहाँ पे भी ये चीज़ बताई गई है कि इम्प्रिजमेंट जो है वो भी आपको मिल सकता है 1 महीने से लेकर 6 महीने तक का, और साथ ही साथ 3750 रुपये से लेकर 20,500 रुपये तक का आपके ऊपर फाइन लग सकता है। तो ये कुछ चीज़ें थी। अब बात कर लें कि द पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट 1936 में कि वो डिडक्शंस कहाँ कहाँ पे जो है हो सकते हैं। तो सेक्शन 7 में वो बताया गया है कि डिडक्शंस विच में बी मेड फ्रॉम वेजेस। तो ये आप जो है फटाफट देख लेते हैं कि कौन कौन से डिडक्शन, जैसे डिडक्शन सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 में है क्या है, फाइन्स, कुछ भी फाइन लगाया आपने, डिडक्शन फॉर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, ड्यूटी से एब्सेंस था तो वहाँ पे आप डिडक्ट कर सकते हो, सेक्शन 9 में है। डिडक्शन फॉर डैमेजेस टू और लॉस ऑफ गुड्स मेड बाय एम्प्लॉय ड्यू टू द नेग्लिजेंस, एम्प्लॉय की वजह से कुछ भी एम्प्लॉय का डिडक्शन लॉस हुआ है उस केस में डिडक्शन कर सकते हो, सेक्शन 10 में। डिडक्शन फॉर हाउस अकोमोडेशन सप्लाईज, यानी कि जो भी सर्विसेज दिए गए हैं एम्प्लॉय को उसके लिए आप डिडक्शन कर सकते हो। डिडक्शन फॉर सच एमिनिटीज एंड सर्विसेज सप्लाइड बाय द एम्प्लॉयर एज द स्टेट गवर्नमेंट और एनी ऑफिसर। डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ एडवांसेज, यानी कि एम्प्लॉय को कुछ एडवांसेज दिया है तो आप उसका डिडक्ट कर सकते हो। डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ लोन मेड फॉर वेलफेयर लेवल फंड, यानी कि अपने लेबर के लिए लोन के लिए सपोर्ट किया था तो वहाँ पे भी जब उसके लिए डिडक्शंस कर सकते हो। डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ लोन ग्रांटेड फॉर हाउस बिल्डिंग और अदर पर्पज, किसी पर्पज के लिए जो आपने लोन दिया था तो उसके भी डिडक्ट कर सकते हो। डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स पेबल बाय द एम्प्लॉयड पर्सन, जो भी इनकम टैक्स पेबल है उसको भी आप डिडक्ट कर सकते हो। डिडक्शन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कोर्ट के ऑर्डर पे भी जो डिडक्ट कर सकते हो। डिडक्शन फॉर पेमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड, पीएफ के लिए भी आप डिडक्शन कर सकते हो।
डिडक्शन फॉर पेमेंट टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट सेक्शन 13 में है। डिडक्शन फॉर पेमेंट टू ए स्कीम ऑफ इंश्योरेंस मेंटेन बाय द इंडियन पोस्ट ऑफिस, उसके में भी डिडक्ट कर सकते हो। डिडक्शन मेड इफ एनी पेमेंट ऑफ एनी प्रीमियम ऑन हिज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टू द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन विद द acceptance of employee. Deduction made if any contribution made as fund to trade union with acceptance of employee. Deduction for payment of insurance premium or fidelity guarantee bonds with the acceptance of employee. Deduction for recovery of loss sustained by a railway administration on account of acceptance of the employee of fake currency. Deductions of recovery of losses sustained by a railway administration on account of failure by the employee in collection of fares and charges. Deduction made if any contribution to the Prime Minister National Relief Fund with the acceptance of employee. Deduction for contribution to any insurance scheme framed by the central government for the benefit of its employee with the acceptance of employee. तो ये सारी डिडक्शंस हैं जो आप जो है जो कंपनी है, जो एम्प्लॉयर है, वो डिडक्ट कर सकता है वेजेस में से, और उसके बाद जो है उसको बाकी वेजेस पे करने होंगे एम्प्लॉय को। तो द पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936 सिंपल सा है कि कब क्या पीरियड होना चाहिए, वेज पीरियड कितना होना चाहिए, वेज पीरियड खत्म होने के बाद कितने दिनों के अंदर आपको पेमेंट कर देना है, कौन कौन से डिडक्शंस है जो आप कट कर सकते हो मिनिमम वेजेज में से, टर्मिनेटेड एम्प्लॉय को जो है आप कितने दिनों में कब जो है आपको उसको पेमेंट करना है, और कौन से दिन पेमेंट करने की वर्किंग डे या हॉलीडे पे कब पेमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो यहाँ पे बात की कि कंपनसेशन की, यानी कि जो वर्कमैन है, जो एम्प्लॉई है, उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए अगर उनको वर्क के टाइम पे, एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे कोई इंजरी हो जाती है या फिर कोई ऑक्यूपेशनल डिजीज़ हो जाता है, यानी कि ऐसी कोई जॉब परफॉर्म करे जहाँ पे इतना डस्ट है, फ्यूम है, गैस है, या फिर कोई केमिकल रिएक्शन की वजह से उनको इंजरी हो जाती है, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ होता है, साइकोलॉजिकल डिजीज़ होता है। तो उस केस में जो है ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लायबिलिटी बनती है कि वो वर्कमैन को कंपनसेशन दे। पहले क्या था कि 8,000 रुपये तक जिनकी वेजेस होती थी उनको ये कंपनसेशन एक्ट ऑन पे एप्लीकेबल होता था। अब जो है 15,000, यानी कि अगर वेज किसी पर्सन की अमाउंट ऑफ वेज जो है 15,000 है, तो उसको जो है कंपनसेशन के लिए एलिजिबल माना जाएगा। तो प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू वर्कमैन और देयर डिपेंडेंट, यानी कि अगर वर्कमैन की डेथ हो जाती है किसी केस में, तो उसके डिपेंडेंट को इन केस ऑफ पर्सनल इंजरी कॉज्ड बाय एक्सीडेंट और सर्टेन ऑक्यूपेशनल डिजीज अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रिजल्टिंग इन डिसेबलमेंट और डेथ। तो अगर कोई जो है वर्कमैन है वो डिसेबल्ड हो जाता है, चाहे वो परमानेंट हो, चाहे टेम्प्रोरी हो, या फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो इस केस में जो है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 के अकॉर्डिंग उसको जो है कंपनसेशन मिलेगा, जिसके अमाउंट ऑफ 15,000 है कि अगर 15,000 रुपये तक का वेज कमाने वाला था पर्सन और उसको जो है डेथ हो जा रही है, डिसेबल्ड हो जाए, तो उसको जो है कंपनसेशन दिया जाएगा। तो एम्प्लॉयर लाइबिलिटी फॉर कंपनसेशन सेक्शन 3 में कहा गया है कि एम्प्लॉयर्स की लाइबिलिटी है कि वो कंपनसेशन देंगे इफ पर्सनल इंजरी इज कॉज्ड बाय ए एम्प्लॉय बाय एक्सीडेंट अराइजिंग आउट एंड इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, हिज एम्प्लॉयर शैल बी लाइबल टू पे कंपनसेशन। तो ये कंपनसेशन देना जो है लाइबिलिटी है एम्प्लॉयर की, अगर वो एक्सीडेंट जो है अराइज हो रही है या फिर वो जो ऑक्यूपेशनल डिजीज अराइज हो रही है एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरेशन पे। ऑक्यूपेशनल डिजीज क्या होता है, तो सेक्शन 3 में इसको डिफाइन किया गया है कि ऑक्यूपेशनल डिजीज मींस कि एन ऑक्यूपेशनल डिजीज एनी क्रोनिक एलिमेंट दैट ऑकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ वर्क और ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी, यानी कि ऐसा कोई आप जॉब परफॉर्म कर रहे हो, ऐसा कोई ऑक्यूपेशन आप कर रहे हो जिसकी वजह से आपको जो है क्रोनिक एलिमेंट हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशनल डिजीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिजीज कॉज्ड बाय वर्क इन कंप्रेस्ड एयर, यानी कि आपको कंप्रेस्ड एयर वाले एरिया में जो है आपको काम करना पड़ रहा है, तो उस केस में जो भी आपको जो डिजीज उसकी वजह से होता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑक्यूपेशनल डिजीज कहलाएगा। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर शैल नॉट बी लायबल टू पे कंपनसेशन इन दी फॉलोइंग सिचुएशन। तो सेक्शन 3 के सब सेक्शन 1 में ये चीज़ कही गई है कि एम्प्लॉयर की लायबिलिटी कब नहीं होगी कंपनसेशन देने की। भाई ये थोड़ी है कि आप कहीं पे भी एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप जो है एम्प्लॉयर आपको आपके कंपनसेशन देगा, नहीं। तो कुछ केसेस है जहाँ पे एम्प्लॉयर की लायबिलिटी नहीं होगी, कहाँ पे, एन इंजरी विच डज नॉट रिजल्ट इन द टोटल और पार्शियल डिसेबलमेंट ऑफ द वर्कमैन फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 3 ईयर, यानी कि अगर 3 दिन तक ऐसा कोई डिसेबिलिटी हुई है या टेम्प्रोरी या परमानेंट डिसेबिलिटी हुई है जो कि खाली 3 ही दिन तक के लिए है, तो उस केस में जो है आपको जो है लायबिलिटी नहीं है एम्प्लॉयर की कि वो आपको कंपनसेशन देगा। क्यों? क्योंकि 3 दिन में आपको ठीक हो जाओगे। टेम्प्रोरी है, पार्शियल डिसेबलमेंट है, तो वो 3 दिन के अंदर आप ठीक हो जाओगे। तो अगर कोई भी डिसेबलमेंट है जो कि 3 दिन तक के लिए है, तो वहाँ पे आपको कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है। एक्सीडेंट कॉज ड्यू टू, अगर कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ है
जिसमें द वर्कमैन हैविंग बीन एट द टाइम देयर ऑफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक और ड्रग, यानी कि आप अल्कोहल लेके ड्रिंक करके ड्रग खा के जो है आए थे और एक मशीन चला रहे थे, तो उस केस में जो है लाइबिलिटी कंपनसेशन की नहीं बनेगी। द विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ द वर्कमैन टू एन ऑर्डर एक्सप्रेसली गिवन और टू ए रूल एक्सप्रेसली फ्रेम्ड फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग द सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉय की सेफ्टी के लिए जो है एक्सप्रेसली जो है कुछ गाइडलाइंस बनाए गए थे या फिर कोई क्या कहते हैं कि रूल फ्रेम किया गया था, लेकिन उसको जो है विलफुल जानबूझकर उसने उसको डिसोबे किया, एम्प्लॉय ने उसको नहीं माना, तो उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया, तो उस केस में भी जो है वहाँ पे कंपनसेशन देने की लायबिलिटी एम्प्लॉयर की नहीं बनेगी। नेक्स्ट है द विलफुल रिमूवल और डिसरिगार्ड बाय द वर्कमैन ऑफ एनी सेफ्टी गार्ड और अदर डिवाइस विच ही न्यू टू हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग द सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय। तो यहाँ पे भी चीज़ है कि अगर जानबूझ के कोई ऐसा जो है डिसरिगार्ड करते हो, यानी कि वर्कमैन द्वारा, एम्प्लॉय द्वारा कुछ ऐसा डिसरिगार्ड किया जाता है सेफ्टी गार्ड का, यानी कि आपको पता था कि आपको ये इंस्ट्रूमेंट है, ये डिवाइस है, इसको लेके ही जाना था, लेकिन आप नहीं लेके गए, तो इस केस में भी जो है कहीं ना कहीं जो है उसकी लायबिलिटी, एम्प्लॉयर की लायबिलिटी नहीं बनती है। तो ये कुछ केसेस है जहाँ पे एम्प्लॉयर की लायबिलिटी नहीं बनती है कि वो कंपनसेशन देगा। बाकी अगर किसी चीज़ में है तो वहाँ पे लायबिलिटी बनती है। डिसएबलमेंट क्या होता है, बात कर लें तो डिसएबलमेंट मतलब कि कोई काम ना कर पाने की क्षमता। एबलमेंट मतलब कि क्षमता, डिसएबलमेंट यानी कि आपके अंदर काम करने की क्षमता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी घटना घट चुकी है आपके साथ कि आप जो है अब काम नहीं परफॉर्म कर सकते। डिसएबलमेंट मीन्स रिडक्शन इन अर्निंग कैपेसिटी। यहाँ पे एक्ट में क्या है कि अर्निंग कैपेसिटी में रिडक्शन हो जाना ही डिसएबलमेंट कहलाता है। अब वो टेम्प्रोरी भी हो सकता है, वो परमानेंट भी हो सकता है। टेम्प्रोरी मीन्स कि कुछ टाइम के लिए जो है आप जो है डिसेबल हो गए हैं। परमानेंट यानी कि आप हमेशा जिंदगी भर के लिए डिसेबल हो गए हैं, अब जिंदगी भर आप कमा नहीं सकते हैं। पार्शियल यानी कि आप जो है कमा सकते हैं लेकिन आपकी क्षमता कम हो गई है। पहले आप जो है 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते थे, लेकिन अब जो है आप 50 यूनिट ही प्रोड्यूस कर पा रहे हो, तो पार्शियल हो गया। तो इट में भी पार्शियल और टोटल डिसेबलमेंट। पार्शियल डिसेबलमेंट मीन्स कि आप कुछ हद तक जो है आप जो है आपकी अर्निंग कैपेसिटी घटी है। पार्शियल, अब वो टेम्प्रोरी पार्शियल हो सकती है। टेम्प्रोरी पार्शियल जैसे ब्रोकन लेग, पैर टूट गया है लेकिन आप फिर भी मीटिंग अटेंड कर सकते हो, सेमिनार अटेंड कर सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि पार्शियल है या टेम्प्रोरी पार्शियल है, यानी कि जो है वो पैर आगे चल के ठीक हो जाएगा, तो टेम्प्रोरी पार्शियल। वहीं पे परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट यानी कि ऐसा डिसेबलमेंट हुआ है जो कि पार्शियल है लेकिन परमानेंट है। परमानेंट यानी कि हमेशा के लिए हो गया है। पार्शियल है यानी कि पूरी बॉडी में नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन परमानेंट है, लेकिन जो भी नुकसान हुआ वो परमानेंट है, जिंदगी में कभी सही नहीं हो पाएगा। जैसे लॉस ऑफ थंब, आप समझ करिए कि थंब जो है आपने खो दिया, अपना अंगूठा खो दिया है, तो अब ये दोबारा तो नहीं आएगा, तो ये परमानेंट हो गया, ठीक है। लेकिन पार्शियल है, क्यों? क्योंकि पूरी बॉडी आपकी नहीं कटी, पूरा हैंड नहीं कटा, खाली थंब कटा है, तो इसलिए पार्शियल हो गया। इसी तरीके से टोटल डिसेबलमेंट, यहाँ की पूरा का पूरा ही जो है आप डिसेबल्ड हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी टेम्प्रोरी है और परमानेंट है। टेम्प्रोरी जैसे कि ब्रेक्स ऑफ बोन, हड्डी टूट गई या फिर आपने कोई सर्जरी करवाई है, तो वहाँ पे जो है टोटल डिसेबल यानी कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ टेम्प्रोरी है। आगे चल के जब सर्जरी सही हो जाएगी, बोन सही हो जाएगा, बोन जुड़ जाएगा, तब जो है उसके बाद जो है आप वहाँ पे काम कर सकते हो। तो टोटल डिसेबलमेंट है लेकिन पार्शियल है, टेम्प्रोरी है। टोटल डिसेबल है लेकिन टेम्प्रोरी है। वहीं पे परमानेंट में क्या हो गया कि लॉस ऑफ ए हैंड एंड फुट, यानी कि आप कोई पूरा हैंड ही आपने खो दिया, आपने पूरा पैर खो दिया, तो इस केस में क्या हो जाता है, वो परमानेंट हो जाता है और वो टोटल डिसेबलमेंट होता है एक तरीके से। तो ये जो है शेड्यूल 3 में जो है आपका दिया गया है कंपनसेशन एक्ट में कि कब जो है पार्शियल होता है, कब जो है टेम्प्रोरी होता है, और ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको देखनी होंगी। नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका, बात कर लें कि कैसे अमाउंट ऑफ कंपनसेशन को कैलकुलेट किया जाता है। तो सेक्शन 4 में ये चीज़ बताई गई है, कंपनसेशन इन केस ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉय, सेक्शन 4 सबसेक्शन 1A। तो कंपनसेशन ऑफ इन केस ऑफ डेथ ऑफ, यानी कि अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे, तो उसको कैसे कंपनसेशन मिलेगा। तो देखिए, आप जो अगर पुराना एक्ट पढ़ेंगे 1923 में, तो वहाँ पे अलग रूल है। ये रिवाइज्ड हुआ है 2017 में, जो है इसमें अमेंडमेंट्स आए थे, तो उसके अकॉर्डिंग जो है अमाउंट अब चेंज हो गया है। तो क्या हुआ है, व्हाइल कैलकुलेटिंग द कंपनसेशन फॉर द ऑफ द वर्कमैन, एज ऑफ वर्कमैन एंड रेलेवेंट फैक्टर इज टेकन इनटू अकाउंट। तो एज ऑफ वर्कमैन क्या थी और रेलेवेंट फैक्टर जो कि शेड्यूल 3 में दिया जाता है, वो उसके बेसिस पे जो यहाँ पे कैलकुलेशन होता है। क्या है, 50% of monthly wages of deceased employee into relevant factor with corresponding age of injured workman specified in schedule 4। तो जो भी relevant factor schedule 4 में बताया गया है corresponding age के हिसाब से वो फैक्टर लेना है, और 50% ऑफ मंथली वेज लेना है जिस डिसीज्ड एम्प्लॉय यानी जिसकी डेथ हुई है, वो जो अमाउंट आएगा वो कंपनसेशन अमाउंट कहलाएगा। या फिर और 1,20,000 रुपीज़ ऑफ कंपनसेशन, तो या तो 1,20,000 रुपये दे देंगे, या फिर आप जो है 50% ऑफ मंथली वेज इंटू रेलेवेंट फैक्टर के हिसाब से मल्टीप्लाई करके आप जो अमाउंट निकाल लेंगे, और दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो जो है आप जो है
एम्प्लॉय की डेथ होने के केस में वो कंपनसेट करेंगे, एम्प्लॉय जो है कंपनसेट करेगा। तो 1,20,000 या फिर 50% ऑफ मंथली वेज इंटू रेलेवेंट फैक्टर, दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो आपको कंपनसेशन देना होगा। वहीं पे दूसरा जो है दैट इज अ कंपनसेशन इन केस ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबल्ड, यानी कि डेथ नहीं हुई है लेकिन परमानेंट टोटल डिसेबल्ड हो गया है, यानी कि वो कभी भी वो जो काम नहीं कर पाएंगे। तो सेक्शन 4 के 1 के बी में कहा गया है, क्या कहा गया है कि 60% ऑफ मंथली वेज ऑफ एम्प्लॉय इनटू रेलेवेंट फैक्टर ऑफ विद करस्पॉन्डिंग एज ऑफ इंजर्ड वर्कमैन इज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 4। तो जो भी अमाउंट आएगा वो कंपनसेशन देना होगा, या फिर 1,40,000 रुपए ऑफ कंपनसेशन, 1,40,000 रुपीज ऑफ कंपनसेशन टोटल आप दे सकते हैं, या फिर दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो देना होगा। तो 60% यहाँ पे डेथ के केस में क्या था, 50% ऑफ मंथली वेज इंटू रेलेवेंट फैक्टर था। टोटल परमानेंट डिसेबल्ड के केस में क्या 60% ऑफ मंथली वेज इनटू रिलेवेंट फैक्टर है, या फिर 1,40,000 है। ये 2017 के अमेंडमेंट्स में हुए हैं ये सारे चेंजेस। फॉर अबव द कैलकुलेशन ऑफ द कंपनसेशन इन केस ऑफ डेथ और परमानेंट पार्शियल डिसेबल, द मंथली वेज ऑफ वर्कमैन इज लिमिटेड टू 4,000 रुपीज, और द गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब्ड एंड चेंज द मंथली वेज अमाउंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ द कंपनसेशन। तो अब ये जो 4,000 रुपीज है ये जो है चेंज होगी, अब ये 15,000 तक है, यानी कि अगर किसी एम्प्लॉय की वेज जो है 15,000 तक है तो वहाँ पे उसको जो है कंपनसेशन दिया जाना है, उसको कंपनसेशन के लिए कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट जो कंपनसेशन इन केस ऑफ परमानेंट पार्शियल डिसेबल्ड, यानी कि वहाँ पे क्या था परमानेंट टोटल डिसेबल्ड, यहाँ पे परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट होता है, तो उस केस में क्या होगा, तो सेक्शन 4(1)(c) में कहा गया है कि परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ डिसेबलमेंट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ इंजरी मेंशन्ड इन पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 1। तो शेड्यूल 1 के पार्ट 2 में इंजरी मेंशन किया गया है कि किस टाइप की इंजरी को हम पार्शियल डिसेबलमेंट कहेंगे। तो परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ डिसेबलमेंट उस इनटू रेलेवेंट फैक्टर विद कॉरस्पॉन्डिंग एज ऑफ इंजर्ड वर्कमैन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 4। आप ये कर देंगे तो जो भी अमाउंट आएगा वो परमानेंट पार्शियल डिसेबल्ड के केस में दिया जाएगा, या जो है 1,40,000 रुपये ऑफ कंपनसेशन जो वहाँ पे आप उसको दे सकते हो। तो परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ पार्शियल डिसेबलमेंट है, तो कितना परसेंट डिसेबलमेंट हुआ है वो परसेंटेज शेड्यूल 1 के पार्ट 2 से देखेंगे, इनटू रेलेवेंट फैक्टर विद कॉरस्पॉन्डिंग एज जो है देखेंगे शेड्यूल 4 से, या फिर आप जो है 1,40,000 रुपये पूरा दे दीजिए, या फिर उसमें से जो भी ज़्यादा होगा वो आपको देना होगा इन दोनों केस में। तो ये पार्शियल डिसेबलमेंट के केस में। वहीं पे इन केस ऑफ एन इंजरी नॉट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 1, अगर कोई ऐसा कोई इंजरी है जो कि शेड्यूल 1 में स्पेसिफाइड नहीं है तो उस केस में क्या होगा, then percentage of total permanent disablement is as is proportionate to the loss of earning capacity as may be determined by the medical practitioner। तो जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा वो जो डिटरमाइन करेगा उसके हिसाब से जो है उसको जो है पेमेंट कंपनसेशन दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। नेक्स्ट है इन केस ऑफ टेम्प्रोरी डिसेबलमेंट विद द टोटल और पार्शियल रिजल्ट फ्रॉम एन इंजरी, यानी कि टेम्प्रोरी डिसेबलमेंट है वो भी टोटल या पार्शियल रिजल्ट हो सकता है, तो उस केस में क्या होगा, एम्प्लॉयर इज लायबल टू रियम्बर्स द एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉय फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज कॉज्ड टू ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, एम्प्लॉयर जो है वो लायबल होगा रियम्बर्स करने के लिए पूरा जो भी एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑकर हुआ होगा एम्प्लॉय के ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज में। एम्प्लॉयर इज लायबल टू पे इंजर्ड एम्प्लॉय विथ हाफ मंथली वेज फॉर ए पीरियड ऑफ डिसेबलमेंट। एम्प्लॉयर जो है वो लायबल होगा कि वो इंजर्ड एम्प्लॉय को हाफ मंथली वेज जो है डिसेबलमेंट पीरियड तक जो है वो प्रोवाइड करे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 ईयर्स, 5 साल तक जो है कर सकता है, 5 साल तक जो है जो मंथली वेजेस होगा हाफ वो जो है उसको पे करेगा डिसेबलमेंट के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट 1923 या फिर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय है उसका मिनिमम जो अमाउंट ऑफ वेजेस है वो 15,000 है, अभी तक 4,000 था, फिर 8,000 हुआ था, फिर 15,000 होता है, 15,000 तक अगर है तो उसको जो है कंपनसेशन दिया जाएगा अगर उसकी डेथ हो जाती है या फिर उसके पास डिसेबलमेंट हो जाता है। और डिसेबलमेंट पार्शियल भी हो सकता है, टोटल भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, टेम्पोररी भी हो सकता है। कैसे कैलकुलेशन करना है वो चीज़ यहाँ पे बताई गई। द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, आपने अक्सर न्यूज़ में या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि जो है कुछ किसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने आज स्ट्राइक पे चले गए, हड़ताल पे चले गए, या फिर कंपनी ने जो है लॉकआउट कर दिया, कंपनी बंद कर दी, या फिर होता है कि आप सुनते होंगे ले ऑफ या रिट्रेंचमेंट वर्ड सुनते होंगे, यानी कि कंपनी ने क्या किया अपने यहाँ पर छटनी कर दिया, बिना ही इन्फॉर्मेशन के लोगों को अपने हाथ से जॉब से निकाल दिया। तो इससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स होते हैं, यानी कि वहाँ पर क्या होते हैं, झगड़े होते हैं। और अगर ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है, यानी कि किसी भी इंडस्ट्री में जब डिस्प्यूट्स होता है तो उससे इकोनॉमी पर जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस डिस्प्यूट को कंट्रोल करने के लिए, इस डिस्प्यूट को रेगुलेट करने के लिए, इसको जो है हारमोनी मेंटेन रखने के लिए इंडस्ट्रीज़ में ये एक्ट जो है पास किया गया था, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। द कैपिटलिस्ट और द एम्प्लॉयर एंड द वर्कर्स या फिर यूनियन ऑलवेज हैड अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, यानी कि एम्प्लॉय का अपना ओपिनियन होता है और जो एम्प्लॉयर होते हैं या फिर
जो कैपिटलिस्ट होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनका अपना ओपिनियन होता है। अब दोनों का ओपिनियन जब डिफरेंट रहेगा तो कहीं ना कहीं वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आएगा, लीड्स अ लॉट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग एंड विद इन बोथ ऑफ दिस ग्रुप। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे रहता है। और इस टाइप के इशूज जो है वो गवर्नमेंट के अटेंशन में आए, फिर गवर्नमेंट ने जो है इसके लिए एक्ट बनाकर पास कर दिया। क्लियर। दिस एक्ट वाज फॉर्म्ड विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिंगिंग पीस एंड हार्मोनी टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स बिटवीन पार्टीज एंड सॉल्विंग देयर इशूज इन अ पीसफुल मैनर। तो ये एक्ट किस लिए आया था मेनली? तो जो मेन ऑब्जेक्टिव था इस एक्ट का, ये एक्ट था कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हैं उसको पीसफुली और हार्मोनी मेंटेन किया जाए इंडस्ट्रीज में, और पीसफुली जो है उसको सॉल्व कर लिया जाए जो भी डिस्प्यूट्स है। तो इंडस्ट्री में पीस और हार्मोनी को मेंटेन रखना और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को जो बिटवीन पार्टीज हैं उसको पीसफुल मैनर में सॉल्व कर लेना, यही जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का मेन ऑब्जेक्टिव था। और ये जो एक्ट है ये केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1947। तो ये एक्ट 1947 1 अप्रैल 1947 से एप्लीकेबल हुआ। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दिए गए हैं, जिसमें कि दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सेक्शन 2 के जे में कहा गया है कि इंडस्ट्री मीन्स एनी बिजनेस, ट्रेड, अंडरटेकिंग, मैन्युफैक्चर और कॉलिंग ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड इंक्लूड एनी कॉलिंग, सर्विस, एम्प्लॉयमेंट, हैंडीक्राफ्ट और इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन और एवोकेशन ऑफ वर्कमैन। यानी कि इंडस्ट्री का मतलब कोई सा भी बिजनेस, ट्रेड, अंडरटेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग या फिर एम्प्लॉयर जो है किसी एम्प्लॉय को, वर्कमैन को कॉल कर रहा है जॉब के लिए, वो चाहे एम्प्लॉयमेंट के लिए हो, चाहे सर्विस के लिए हो, चाहे हैंडीक्राफ्ट का हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, वो सभी चीज़ इंडस्ट्रीज़ में आ जाते हैं। एवोकेशन का मतलब होता है मायने या फिर हॉबी, ऑक्यूपेशन, यानी कि जो छोटा ऑक्यूपेशन होता है फिर अपने हॉबी की वजह से वो जॉब करते हैं, तो एवोकेशन उसको कहा जाता है। तो किसी भी पर्पज़ से आप जो है अगर एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को कॉल कर रहा है, उनको जॉब दे रहा है, उनसे काम करवा रहा है, तो वो इंडस्ट्री में आ जाते हैं। क्लियर। वहीं पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब क्या हुआ? सेक्शन 2 के में डिफाइन किया गया है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज एनी डिस्प्यूट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स or between employers and workmen or between workmen and workmen which is connected with the employment or non-employment or the terms of employment or with the condition of labor of any person। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में क्या होता है कि देखिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में कोई एक बिजनेसमैन तो काम नहीं कर रहा होता है, बहुत सारे बिजनेसमैन जो है वहाँ पर बिजनेस परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो एक एम्प्लॉयर का दूसरे एम्प्लॉयर से कोई डिस्प्यूट हो जाना, एक एम्प्लॉयर का अपने वर्कमैन या फिर एम्प्लॉय से डिस्प्यूट हो जाना, या फिर वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में ही डिस्प्यूट हो जाना, ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में आता है। क्लियर। एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के बीच में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, या फिर एम्प्लॉय एम्प्लॉय के बीच में अगर डिस्प्यूट्स हो रहे हैं तो उसको हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के अंदर लेके आ जाते हैं। अब बात कर लें कि फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किस टाइप के फॉर्म्स होते हैं इंडस्ट्रीज के। पहला, स्ट्राइक। जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है तो वहाँ पे लोग स्ट्राइक कर लेते हैं। स्ट्राइक मीन्स कि क्विटिंग वर्क बाय ए ग्रुप ऑफ वर्कर, यानी कि जब ग्रुप ऑफ वर्कर्स जो होते हैं, जो लोग होते हैं, वो जॉब करना छोड़ देते हैं, काम करना बंद कर देंगे, तो स्ट्राइक कर देना, काम करना। जैसे बैंक में अभी आपने देखा कि बैंक वाले बैंक बंद करके स्ट्राइक पे चले गए, तो उन्होंने काम करना बंद कर दिया। स्ट्राइक जो है कई टाइप के हो सकते हैं। सिंपैथेटिक स्ट्राइक होता है जहाँ पे किसी दूसरे वर्कर को सपोर्ट करने के लिए भी आप स्ट्राइक कर देते हो, तो इस टाइप के स्ट्राइक को हम क्या कहते हैं? सिंपैथेटिक स्ट्राइक कहते हैं। यानी कि बैंक वाले जो है स्ट्राइक कर रहे थे तो उनको देख के मैंने भी स्ट्राइक कर दिया, क्यों? हम बैंक वाले को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सिंपैथेटिक स्ट्राइक। जनरल स्ट्राइक फॉर द कॉमन डिमांड ऑफ वर्कर कंसर्न, यानी किसी एक इंडस्ट्री में जो कॉमन डिमांड होती है उसको सपोर्ट करने के लिए जो स्ट्राइक करते हैं वो जनरल स्ट्राइक होता है। सिट डाउन स्ट्राइक। सिट डाउन स्ट्राइक में क्या होता है कि वर्कर स्टॉप डूइंग द वर्क बट आल्सो डू नॉट लीव द प्लेस ऑफ वर्क, यानी कि वर्कर जो है काम नहीं करेंगे लेकिन ऑफिस जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, वहां बैठेंगे लेकिन कोई भी काम नहीं करेंगे, तो उसको कहते हैं सिट डाउन स्ट्राइक। इट इज ऑल्सो नॉन एज टूल डाउन और पेन डाउन स्ट्राइक। इसको टूल डाउन यानी कि इस हथियार को नीचे रख देना, या फिर पेन डाउन स्ट्राइक यानी कि अगर आप ऑफिस पर्पज से हो तो वहां पे पेन नहीं उठाओगे, आप काम नहीं करोगे, तो सिट डाउन स्ट्राइक हो गया एक तरीके से। स्लो डाउन स्ट्राइक हो गया, यहाँ पे स्लो डाउन यानी कि काम करने की गति को, काम करने की स्पीड को आप कम कर दोगे, तो स्लो डाउन स्ट्राइक कहते हैं। एक दिन में आप जो है 50 यूनिट बनाते थे, अब जो है 25 यूनिट बना रहे हो, तो स्लो डाउन स्ट्राइक। सिक आउट या सिक इन। सिक आउट सिक इन क्या होता है कि यहाँ पे क्या होगा कि सारे लोग एक ही दिन छुट्टी ले लोगे, और कौन से बेसिस पे कि सिक लीव, सभी को सिक लीव मिलती है और सभी ने एक ही दिन सिक लीव लगा के जो है छुट्टी ले ली, तो इसको भी क्या कहते हैं? एक तरीके का स्ट्राइक आता है। भाई एक ही दिन सारे लोग कैसे सिक हो सकते हैं? बीमार हो सकते हैं? नहीं हो सकते, लेकिन स्ट्राइक करने का एक तरीका होता है। दूसरा है लॉकआउट। लॉकआउट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में लॉकआउट भी होता है। लॉकआउट यानी स्टेप टेकन बाय द एम्प्लॉयर टू पुट प्रेशर ऑन द वर्कर। तो ये नॉर्मली क्या होता है? एम्प्लॉयर द्वारा किया। देखिए स्ट्राइक किसके द्वारा होता है? एम्प्लॉय के द्वारा। लॉकआउट नॉर्मली एम्प्लॉयर के द्वारा होता है। एम्प्लॉयर क्या करता है? लॉकआउट कर देता है, यानी कि वर्कर के ऊपर प्रेशर डालने के लिए कंपनी बंद कर देंगे, काम ही नहीं कराएंगे, कंपनी को बंद कर देंगे।
क्लोज डाउन द वर्क प्लेस अंटिल द वर्कर एग्रीज टू कंटिन्यू द वर्क ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन एज गिवन बाय द एम्प्लॉयर। तो यहाँ पे क्या होता है लॉकआउट में कि जो वर्क प्लेस है, जो ऑफिस है, उसको बंद कर देंगे जब तक कि एम्प्लॉय जो है जो भी कंडीशन एम्प्लॉयर बता रहा है उसके बेसिस पे काम करेगा या नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो बंद रहेगा, करेगा तो खुलेगा वर्क प्लेस। तो लॉकआउट। तीसरा है घेराव। घेराव यानी कि घेराव कर लेना, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं किसान आंदोलन हो रहा है तो वहां पे वो दिल्ली को विधानसभा को घेराव करते हैं। तो घेराव यानी कि एक्शन टेकन बाय वर्कर्स अंडर विच दे रेस्ट्रिक्ट द एम्प्लॉयर टू लीव द वर्क प्रीमाइसेस और रेजिडेंस। तो यहाँ पे क्या होता है घेराव कर लेना, जहां पे भी काम हो रहा है वहां पे जो है एम्प्लॉयर को उसी के चारों तरफ से निकलने, बाहर ही निकलने देना, घेराव करके बैठ जाना कि जब तक आप हमारी बातें नहीं मानोगे हम यहाँ से नहीं हटेंगे, हम घेर के रखेंगे इस चीज़ को, किसी भी प्रेमाइसेस को। ठीक है, तो या आपके रेजिडेंस को, आपके घर को, तो उसको कहते हैं घेराव करना। ये इलीगल एक्ट है, याद रखिए घेराव करना इलीगल एक्ट है। पिकेटिंग। पिकेटिंग क्या होता है? व्हेन वर्कर्स आर नॉट अलाउड टू रिपोर्ट फॉर द वर्क बाय डिप्यूटिंग सम मैन एट द फैक्ट्री। यानी कि फैक्ट्री खुली रहेगी लेकिन आपको रोक दिया जाएगा, आप यहाँ से कॉलेज ऑफिस के अंदर नहीं जा सकते हैं। तो इसको कहते हैं पिकेटिंग। इफ पिकेटिंग डज नॉट इन्वॉल्व एनी वायलेंस, अगर पिकेटिंग में आप जो कोई भी वायलेंस इन्वॉल्व नहीं होते तो वो जो है लीगल माना जाता है। यानी कि आपको रोक दिया गया है, आप नहीं जा सकते हो क्योंकि आपने एम्प्लॉयर के टर्म्स और कंडीशन को फॉलो नहीं किया। तो पिकेटिंग ये भी क्या है? पिकेटिंग होता है। तो ये क्या है? फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, यानी कि अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हुआ तो स्ट्राइक हो सकती है जो कि एम्प्लॉय करता है, लॉकआउट हो सकता है जो कि एम्प्लॉयर करता है, घेराव हो सकता है जो कि एम्प्लॉय जो है वर्क प्लेस को जाके घेर लेते हैं, पिकेटिंग हो सकता है जहाँ पे एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को अंदर आने ही नहीं देगा। तो ये क्या कब होता है? जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं। तो अब बात कर लें इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी की। तो ये एक्ट जो है एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, यानी कि पूरे इंडिया पर ये एक्ट एप्लीकेबल है। अप्लाइज टू एवरी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट carrying on any business, trade, manufacture or distribution of goods and services irrespective of the number of workmen employed therein। यानी कि सभी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स पे एप्लीकेबल होता है, चाहे वो बिजनेस कर रहे हो, चाहे वो ट्रेड कर रहे हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, चाहे वो गुड्स और सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। यानी कि आपके यहाँ पर कितने वर्कमैन जो है एम्प्लॉयड है उससे मतलब नहीं है, चाहे आप एक जो है एक एम्प्लॉय आपके यहाँ काम कर रहे हैं, चाहे 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। अगर आप ये बिजनेस, ट्रेड, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हो, किसी भी टाइप का इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट है आपका, तो आपके ऊपर ये जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है ये एप्लीकेबल होगा। एवरी पर्सन एम्प्लॉयड इन एन एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर, अप्रेंटिसेज एंड पार्ट टाइम एम्प्लॉयज टू डू एनी मैनुअल, क्लरिकल, स्किल्ड, अनस्किल्ड, टेक्निकल, ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी वर्क इज कवर्ड बाय द एक्ट। यानी कि कोई भी पर्सन अगर किसी एस्टेब्लिशमेंट द्वारा एम्प्लॉय किया गया है और वो चाहे वो लेबर हो, चाहे अप्रेंटिस हो, चाहे वो पार्ट टाइम एम्प्लॉय हो, वो चाहे क्लर्क का काम करता हो, चाहे वो स्किल्ड एम्प्लॉय हो, चाहे वो अनस्किल्ड एम्प्लॉय हो, चाहे वो टेक्निकल एम्प्लॉय हो, चाहे वो ऑपरेशनल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो सुपरवाइजरी का काम कर रहा है, वो जो है इस एक्ट में कवर किया जाएगा। क्लियर? अब बात कर ले इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स की, यानी कि एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मेन ऑब्जेक्टिव आपने पहले ही देख लिया कि इंडस्ट्री में पीस और हार्मोनी को मेंटेन रखना है और जो भी डिस्प्यूट्स है उनको पीसफुली सॉल्व करना है। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो टू इनकरेज गुड रिलेशंस between labor and industries and provide a medium of settling disputes through adjudicator authorities। तो यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? यहाँ पर इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव उसके अलावा जो अदर ऑब्जेक्टिव में आ गए, तो यहाँ पर लेबर और इंडस्ट्री के बीच में एक अच्छा रिलेशन को मेंटेन रखना और जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उसको जो है उसके लिए एक मीडियम प्रोवाइड करना जिससे उन डिस्प्यूट्स को सेटल किया जा सके। टू प्रोवाइड अ कमिटी फॉर डिस्प्यूट सेटलमेंट बिटवीन इंडस्ट्री एंड लेबर विद द राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन बाय ए रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन और बाय एन एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर्स। तो यहाँ पर जो है एक कमेटी भी जो है आपको प्रोवाइड की जाती है इस एक्ट के जरिए, जिससे कि आप जो है अपने डिस्प्यूट्स को वहाँ पर रिजॉल्व कर सकें। प्रिवेंट अनऑथराइज्ड स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स, यानी कि अनऑथराइज यानी कि बिना मतलब जो है आप स्ट्राइक किए जा रहे हो, फिर लॉकआउट हो रहा है, कंपनी बंद हो जा रही है, उससे उसको रोकने के लिए जो है ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है आया। रीच आउट टू लेबर दैट हैज़ बीन लेड ऑफ अनराइटफुली डिसमिस्ड, यानी कि ऐसे एम्प्लॉयर, ऐसे लेबर के पास पहुँचना, ऐसे एम्प्लॉय के पास पहुँचना जिनको ज़बरदस्ती ले ऑफ कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, चाहे वो टेम्प्रोरी चाहे परमानेंटली ले ऑफ कर दिया गया है, तो उनको जो है एक उनको जो है हेल्प करना है यहाँ पर। प्रोवाइड लेबर द राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड प्रमोट कॉन्सिलेशन। तो यहाँ पर क्या है कि इस एक्ट के जरिए जो है एक लेबर को राइट मिलता है कि वो बार्गेन कर सके एम्प्लॉयर से और साथ ही साथ कॉन्सिलेशन के लिए भी जो है एक प्लेटफॉर्म उनको जो है यहाँ पर मिलता है इस एक्ट के जरिए। तो अब बात कर ले कि अथॉरिटीज़ जो है इस एक्ट में कितने अथॉरिटीज़ होती हैं जिनके जरिए आप ये जो डिस्प्यूट्स हैं उसको रिजॉल्व किया जा
सकता है। तो द एक्ट प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग अथॉरिटीज़ फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो जब भी कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है तो ये जो फॉलोइंग यहाँ पर 7 आप जो है कमेटी या फिर ट्रिब्यूनल्स देखेंगे जिनके जरिए जो है इन्वेस्टिगेशन करके डिस्प्यूट्स को सेटल किया जाता है। तो वर्क कमेटी होती है, कॉन्सिलिएशन ऑफिसर होता है, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन होता है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, लेबर कोर्ट, लेबर ट्रिब्यूनल जिसको हम इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल भी के नाम से भी जानते हैं, और वहीं पे नेशनल ट्रिब्यूनल ये होता है। तो ये 7 जो हैं अथॉरिटीज़ होती हैं इस एक्ट में जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले वर्क कमेटी, तो वर्क कमेटी सेक्शन 3 में डिस्कस किया गया है, कंसिस्टिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो वर्क कमेटी होती है इंडस्ट्री के लेवल पे होती है, तो यहाँ पर जो है एम्प्लॉयर और वर्कमैन यहाँ से उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है इस वर्क कमेटी में होते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्क कमेटी इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम अराइजिंग इन द डे टू डे वर्किंग ऑफ अ कंसर्न एंड टू सिक्योर इंडस्ट्रियल हार्मोनी। तो वर्क कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो डे टू डे डिस्प्यूट्स हो रहे होते हैं उसको सॉल्व कर लेना, यानी कि हाथों हाथ तुरंत के तुरंत प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जैसे कि इंडस्ट्री में हार्मोनी मेंटेन रहे। द फंक्शन ऑफ द वर्किंग कमेटी इज टू असर्टेन द ग्रीवियंसेस ऑफ द एम्प्लॉयज एंड टू अराइव एट सम एग्रीमेंट। तो वर्क कमेटी का मेन रोल क्या होता है कि अगर किसी भी एम्प्लॉयज को कोई ग्रीवियंस है तो उसको तुरंत जो है उसको सुनकर उसको जो है सॉल्व करने की वहाँ पर कोशिश करना। फॉर्म्ड बाई जनरल और स्पेशल ऑर्डर बाई द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट इन विच 100 और मोर वर्कमैन आर एम्प्लॉयड और हैव बीन एम्प्लॉयड और एनी डे इन द प्रिसीडिंग 12 मंथ। तो यहाँ पर क्या है कि जो वर्क कमेटी होती है ये नॉर्मली जनरल या फिर स्पेशल ऑर्डर दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, और ऐसे इंडस्ट्री में फॉर्म करने के लिए दिया जाता है जहाँ पर 100 या 100 से अधिक जो है एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं या फिर पिछले साल में काम कर चुके हों, तो वहाँ पर जो है आपको वर्क कमेटी बनाना होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन एंगेज्ड इन द इस्टेब्लिशमेंट। तो यहाँ पर वर्क कमेटी में कौन कौन होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जो होते हैं यानी कि वर्कमैन होते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है वर्क कमेटी में होते हैं। वहीं पे दूसरा है कॉन्सिलिएशन ऑफिसर, सेक्शन 4 में इसको डिस्कस किया गया है। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट सच नंबर ऑफ कॉन्सिलिएशन ऑफिसर एज थिंक्स फिट। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि एक कॉन्सिलिएशन ऑफिसर जो है वो अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके, जहाँ पर वो कॉन्सिलिएशन जो ऑफिसर होता है वो जो है उस डिस्प्यूट को एडमिनिस्टर करता है, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। द ड्यूटी ऑफ द कॉन्सिलिएशन ऑफिसर इज नॉट जुडिशियल बट एडमिनिस्ट्रेटिव। इसका जुडिशियल नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव होती है, यानी कि ऑफिसर जो है रिपोर्ट क्या करेगा, रिपोर्ट जो है वो भेजता है। होल्ड कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स, इन्वेस्टिगेट द डिस्प्यूट एंड डू ऑल सच थिंग्स एज ही थिंक्स फिट फॉर द पर्पज ऑफ इंड्यूसिंग द पार्टीज टू अराइव एट ए फेयर सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट्स। तो यानी कि ये क्या करता है कि यहाँ पर कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा डिस्प्यूट्स को और वो सारी चीज़ें करने की कोशिश करेगा जिससे कि सेटलमेंट हो सके डिस्प्यूट का। द रिपोर्ट by the conciliation officer has to be submitted within 14 days of the commencement of the conciliation proceeding or shorter period as may be prescribed by the appropriate government। तो जो रिपोर्ट है उस conciliation officer को 14 डेज के अंदर या फिर उससे जल्दी ही सबमिट करना होता है। The conciliation officer has the power to enter the premises as well कैन कॉल फॉर एंड इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। तो जो कॉन्सिलेशन ऑफिसर होता है उसके पास ये पावर होती है कि वो जो है किसी भी प्रीमाइसेस में जाकर इन्वेस्टिगेट कर सके, यानी कि जहाँ के लिए उसको बोलोगे वहाँ पे जाकर इन्वेस्टिगेट कर सके, और जो भी उसको डॉक्यूमेंट चाहिए फिर जिस भी वर्कमैन या फिर एम्प्लॉय या फिर एम्प्लॉयर को बुला के इन्वेस्टिगेट करना है वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है। वहीं पर तीसरा है बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन, यानी कि सेक्शन 5 में। तो कॉन्सिलेशन ऑफिसर में क्या होता है, एक पर्सन को अपॉइंट कर दिया, वो जाके अपना करता है। अब एक से काम नहीं होता, यहाँ पे बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि कंसिस्ट of a chairman and 2 or 4 other member in equal number रिप्रेजेंटिंग द पार्टीज ऑफ द डिस्प्यूट एज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट थिंक फिट। तो यहाँ पे एक कॉन्सिलेशन ऑफिसर होता है यानी कि चेयरमैन होगा, और चेयरमैन के साथ 2 या फिर 4 एम्प्लॉयज़ होंगे जो कि रिप्रेजेंट करते हैं किसको, पार्टीज़ को, जो भी डिस्प्यूट्स में, यानी कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में है तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के लोगों को वो रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों तरफ से होंगे, 2 एम्प्लॉयर तो 2 एम्प्लॉय के साइड से होंगे या फिर एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय के साइड से होगा। क्लियर। तो यहाँ पर चेयरमैन के साथ 2 या 4 जो है मेंबर होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्यूट पार्टीज से। क्लियर। द चेयरमैन शैल बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन। तो जो चेयरमैन होगा वो इंडिपेंडेंट पर्सन हो चाहिए। भाई 2 या 4 जो मेंबर हैं वो तो पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो भी डिस्प्यूट्स में हैं, वहीं पे जो चेयरमैन होगा वो इंडिपेंडेंट पर्सन होगा, और वो इंडिपेंडेंट जो पर्सन होता है, चेयरमैन होता है, वो रिपोर्ट और मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट जो है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को सेंड करता है। हैज़ टू सेंड अ फुल रिपोर्ट ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेटिंग फॉर द स्टेप टेकन बाय द बोर्ड इन केस नो सेटलमेंट इज अराइव्ड एट। यानी कि अगर कोई सेटलमेंट
नहीं हो पाता है तो उस केस में पूरी रिपोर्ट जो है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भेजना होता है, बोर्ड ऑफ काउंसिलेशन को। वहीं पे बोर्ड ऑफ काउंसिलेशन को 2 महीने के अंदर जो है अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी होती है। सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन 2 months ऑफ द डेट ऑन विच द डिस्प्यूट वॉज रेफर्ड टू इट। तो जिस दिन से डिस्प्यूट जो है बोर्ड्स ऑफ काउंसिलेशन को भेजा गया था उस दिन से 2 महीने के अंदर जो है रिपोर्ट को सबमिट करना होता है। उसके बाद है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, सेक्शन 6। द कोर्ट ऑफ कंसिस्ट ऑफ 2 or more member, one of whom shall be appointed by the चेयरमैन। तो यहाँ पे क्या होता है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में एक चेयरमैन होता है और वो चेयरमैन जो है 2 या 2 से अधिक मेंबर को जो है वहाँ पे वो रिक्रूट करता है। विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months द कोर्ट हैज़ टू सेंड अ रिपोर्ट देयर ऑन टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ इट्स एनी इंक्वायरी। तो जिस दिन से इंक्वायरी शुरू करता है उसके 6 महीने के अंदर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को जो है अपनी रिपोर्ट जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भेजनी पड़ती है और इस पीरियड को जो है वो एक्सटेंड भी किया जा सकता है, इसको मैंडेटरी नहीं है। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी यहाँ पर क्या होता है कि एक चेयरमैन होगा और चेयरमैन जो है 2 या 2 से अधिक मेंबर को जिसको वो चाहे वो वहाँ पे रिक्रूट कर सकता है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। वहीं पे देन आता है लेबर कोर्ट। लेबर कोर्ट सेक्शन 7 में डिस्कस किया गया है। तो कंसिस्ट ऑफ 1 person ओनली टू बी अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो लेबर कोर्ट में क्या होता है कि कोई एक पर्सन को गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है और वो लेबर कोर्ट में जो एक पर्सन होगा वो कौन होगा, तो ए पर्सन शैल बी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए लेबर कोर्ट अनलेस ही इज और हैज़ बीन ए जज ऑफ द हाई कोर्ट। यानी कि वो पर्सन या तो रह चुका हो या तो है क्या, जज ऑफ हाई कोर्ट। ही हैज़ फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 years बीन अ डिस्ट्रिक्ट जज और एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। यानी कि जो पर्सन है वो या तो 3 साल के लिए, कम से कम 3 साल के लिए डिस्ट्रिक्ट जज रह चुका हो या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रह चुका हो या फिर ही हैज़ हेल्ड एनी जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया फॉर नॉट लेस देन 7 years। यानी कि उस पर्सन ने कम से कम 7 साल के लिए किसी जुडिशियल ऑफिस पे जो है काम कर लिया हो या फिर ही हैज़ बीन द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ लेबर कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी प्रोविंशियल एक्ट और स्टेट एक्ट फॉर नॉट लेस देन 5 years। यानी कि कम से कम 5 साल तक के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में उसने लेबर कोर्ट में काम किया हो और साथ ही साथ ही मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन एंड मस्ट नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ 65 years। यानी कि उस पर्सन का उस इंडस्ट्री से कोई भी लेना देना ना हो और साथ ही साथ उसकी एज 65 years से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर जो है वो लेबर कोर्ट में वो पर्सन अपॉइंट किया जा सकता है। वहीं पे बात कर लें लेबर ट्रिब्यूनल की, तो लेबर ट्रिब्यूनल्स सेक्शन 7A में डिस्कस किया गया है। कंसिस्ट ऑफ 1 person टू बी अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इस लेबर ट्रिब्यूनल में भी जो है एक पर्सन होता है जो कि अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा। लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पर 2 person जो है एज ए असेसर दिए जाते हैं जो कि एडवाइस करते हैं इस पर्सन को। तो द पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड अनलेस, यानी कि यहाँ पर जो सिंगल पर्सन जिसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है लेबर ट्रिब्यूनल में, उसकी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो ही इज़ ए जज ऑफ द हाई कोर्ट। यानी कि वो जज होना चाहिए हाई कोर्ट का। इससे पहले जो आपने लेबर कोर्ट देखा, लेबर कोर्ट में या तो हो या वो रह चुका हो, यहाँ पर ही इज़ ए जज ऑफ हाई कोर्ट, वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। एंड ही हैज़ फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 years बीन अ डिस्ट्रिक्ट जज और एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। यानी कि उसने 3 साल तक कम से कम डिस्ट्रिक्ट जज या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में काम किया हो। और द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में इफ इट सो थिंक फिट में अपॉइंट 2 person एज असेसर्स टू एडवाइज द ट्रिब्यूनल इन द प्रोसीडिंग बिफोर इट। तो यहाँ पर 2 असेसर को जो है अपॉइंट किया जा सकता है। वो भी कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगा, जो कि एडवाइस करेंगी लेबर ट्रिब्यूनल को। क्लियर। वहीं पर नेक्स्ट है नेशनल ट्रिब्यूनल, सेक्शन 7B में डिस्कस किया गया है। तो आर involved only in case of the questions of national importance or if they are of such a nature that industrial establishments situated in more than one state are likely to be interested in or affected by such industrial dispute। तो नेशनल ट्रिब्यूनल यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि नेशनल ट्रिब्यूनल तब बनता है जब कोई नेशनल इंपॉर्टेंस वाली लेवल का डिस्प्यूट हो। यानी कि एक स्टेट में भी है, दूसरे स्टेट में भी है वो इंडस्ट्री और दोनों स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, दोनों स्टेट वहाँ पे इंटरेस्टेड हैं, या फिर इससे क्या हो रहा है कि पूरा नेशन जो है अफेक्ट हो सकता है। तो उस केस में नेशनल ट्रिब्यूनल जो है यहाँ पर बनता है। इट कंसिस्ट ऑफ 1 person ओनली टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर भी क्या है कि एक पर्सन जो है अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। द पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनलेस ही इज और हैज बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट। द सेंट्रल गवर्नमेंट में इफ इट थिंक्स फिट अपॉइंट 2 person एज असेसर टू एडवाइज द नेशनल ट्रिब्यूनल इन द प्रोसीडिंग बिफोर इट। तो यहाँ पर भी क्या है कि जज ऑफ हाई कोर्ट को यहाँ पे अपॉइंट किया जा सकता है और 2 असेसर को भी यहाँ पर जो है अपॉइंट किया जाएगा जो कि एडवाइस करेंगे नेशनल
ट्रिब्यूनल को। यहाँ पर कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। क्लियर? तो नेशनल ट्रिब्यूनल जब नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड होता है, जिसकी वजह से नेशन पे जो है वहाँ पर डिस्प्यूट का इफेक्ट नेशन पे पड़ने वाला है, तो उस केस से जो है क्या होगा? नेशनल ट्रिब्यूनल वहाँ पर बनाया जाता है। अब बात कर लें प्रोसीजर एंड पावर ऑफ अथॉरिटीज़। तो सेक्शन 11 में प्रोसीजर एंड पावर ऑफ अथॉरिटीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है। तो एवरी कॉन्सुलेशन ऑफिसर और मेंबर ऑफ अ बोर्ड और कोर्ट और प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल आफ्टर गिविंग नोटिस कैन इंटर द प्रीमाइसेस ऑक्यूपाइड बाय एनी एस्टेब्लिशमेंट टू व्हिच द डिस्प्यूट रिलेट एंड फॉलो सच प्रोसीजर एज द आर्बिट्रेटर और अदर अथॉरिटी कंसर्न में थिंक फिट। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है कॉन्सुलेशन ऑफिसर को या फिर मेंबर ऑफ बोर्ड या कोर्ट या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या फिर नेशनल ट्रिब्यूनल के जो होते हैं, उनको ये हक होता है कि वो जो भी डिस्प्यूट, जिस भी इंडस्ट्री में डिस्प्यूट है, जिस भी इस्टेब्लिशमेंट पे डिस्प्यूट है, वहाँ पर वो उसके प्रीमाइसेस में जा सकें और जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन है वो वहाँ पर वो ले सकते हैं। दे हैव द सेम पावर एज आर वेस्टेड इन द सिविल कोर्ट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, जैसे कि इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ। तो यहाँ पर किसी भी पर्सन को बुलाया जा सकता है, उसको जो है एग्जामिन किया जा सकता है। कॉम्पेलिंग द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड मटेरियल ऑब्जेक्ट, यानी कि उस डिस्प्यूट से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर मटेरियल्स हैं उसको जो है वो डिमांड कर सकता है। इशूइंग कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, तो वहाँ पर जो है विटनेस की एग्जामिनेशन के लिए कमीशंस को भी इशू कर सकते हैं, ये पावर होती है। एंड असेसर और असेसर्स मे बी अपॉइंटेड बाय द कॉन्सुलेशन बोर्ड, लेबर कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल फॉर एडवाइस हैविंग स्पेशल नॉलेज ऑन दैट मैटर। तो असेसर या फिर जो असेसर्स होते हैं उनको अपॉइंट किया जा सकता है। The conciliation officer may enforce the attendance of any person for the purpose of examination of such person or call for and inspect the document। तो ये जो है उनके राइट हैं, पहले भी हमने डिस्कस कर लिया। The conciliation board, labor court and court of inquiry, industrial tribunal और national tribunal has the full power to determine to what extent, by whom or subject to what condition cost are to be paid। यानी कि जो भी कॉस्ट होगा वो कौन पे करेगा, कितना पे करेगा, कैसे पे करेगा, किस एक्सटेंट तक पे करेगा, वो डिसाइड कौन करेगा? वो इन अथॉरिटीज़ को वहाँ पर उनके पास पावर होती है। क्लियर? अब बात कर लें कि पर्सन ऑन हुम सेटलमेंट्स एंड अवार्ड्स आर बाइंडिंग। तो सेक्शन 18 में इसको डिस्कस किया गया है। देखिए, अवार्ड्स या सेटलमेंट का मतलब कि जो भी डिसीजन आया है उसको कौन फॉलो करेगा। सेटलमेंट एंड अवार्ड्स आर बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टीज अंडर द एग्रीमेंट अराइव्ड एट बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स इन द कोर्स ऑफ कॉन्सुलेशन प्रोसीडिंग। तो जो कोर्स ऑफ कॉन्सुलेशन प्रोसीडिंग था उसमें जो भी सेटलमेंट होता है, जो भी अवार्ड होता है, उसको सभी लोग जो पार्टी डिस्प्यूट्स में हैं, चाहे वो एम्प्लॉयर हो चाहे वर्कर्स हो, उनको फॉलो करना पड़ेगा, उनको मानना पड़ेगा। एंड आर्बिट्रेशन अवार्ड इज बाइंडिंग ऑन द कंसर्न पार्टीज ऑफ द एग्रीमेंट हु रिफर the disputes to arbitration on all other parties who are summoned to appear in the proceeding as parties to the disputes। यानी कि वो सभी लोग, इन दोनों को तो जो डिस्प्यूट में थे, जिनके बीच में डिस्प्यूट था, उनको तो फॉलो करना ही है, साथ ही साथ उसके उस डिस्प्यूट में अदर पार्टीज जिनको समन किया गया था उनको भी जो है इस अवार्ड को या फिर सेटलमेंट को बाइंड हैं, वो उनको भी फॉलो करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। क्लियर? अब अगर ये सेटलमेंट या फिर जो अवार्ड है उसको आप नहीं मानते हो तो वहाँ पर जो है आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। सेक्शन 29 में इसको डिस्कस किया गया है। पेनल्टी क्या है? पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट एक्सटेंडिंग टू 6 मंथ और विथ फाइन और विथ बोथ प्लस एन एडिशनल फाइन ऑफ ₹200 पर डे इफ ब्रीच कंटिन्यूज आफ्टर कन्विक्शन। तो यहाँ पर क्या है कि जब आपको सेटलमेंट हो गया, जब अवार्ड हो गया, यानी कि डिसीजन हो गया और आप फॉलो नहीं करते हो तो उस केस में आपको जो है 6 महीने की जेल हो सकती है, साथ ही साथ आपके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है या फिर दोनों चीज़ें। और साथ ही साथ एडिशनल फी जो है ₹200 पर डे आपको देना पड़ेगा जब तक कि आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्लियर? वहीं पर सेक्शन 26 के 1 में कहा गया है कि इलीगल स्ट्राइक्स बाई ए वर्कमैन। अगर आप इलीगल स्ट्राइक करते हो, आप एम्प्लॉई हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में और आप जो है इलीगल स्ट्राइक करते हो तो उस केस में आपके ऊपर फाइन लगेगा। क्लियर? क्या फाइन लगेगा? इम्प्रिजमेंट ऑफ 1 मंथ एंड और फाइन अप टू ₹50, ₹50 का फाइन और प्लस आपको जो है 1 महीने की जेल वहाँ पर हो सकती है अगर आप इलीगल स्ट्राइक करते हो। वहीं पे सेक्शन 26 के 2 में कहा गया है कि इलीगल लॉकआउट, अगर एम्प्लॉयर है वो बिना किसी नोटिफिकेशन के जो है अपने कंपनी को बंद कर देता है, अपने इस्टेब्लिशमेंट को बंद कर देता है, तो उस केस में उसको 1 महीने की जेल और 1,000 का फाइन या फिर दोनों ही लगेगा। वहीं पे सेक्शन 28 में कहा गया कि फाइनेंशियल असिस्टेंस टू अ स्ट्राइक, यानी कि किसी स्ट्राइक के लिए अगर कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है तो उस केस में भी जो है वहाँ पर फाइन लगेगा। एनी पर्सन हु नोइंगली expend or applies any money in direct furtherance or support of any
इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट, तो उस केस में जो है वहाँ पर 6 महीने की जेल और प्लस 1,000 रुपये का वहाँ पर फाइन या फिर दोनों ही उसके ऊपर लगेगा। वहीं पे सेक्शन 25 के क्यू में कहा गया है कि ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट विदाउट प्रायर परमिशन, यानी कि अगर जो कंपनी है, इस्टेब्लिशमेंट है, वर्क जो एम्प्लॉयर है वो ले ऑफ करता है फिर रिट्रेंचमेंट करता है बिना किसी प्रायर नोटिस के, तो उस केस में वहाँ पर जो एम्प्लॉयर है उसको 1 महीने की जेल और प्लस 1,000 रुपये का फाइन या फिर दोनों में से कोई एक जो है उसके ऊपर लगाया जा सकता है एज अ पेनल्टी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविज़न थे, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में। इसमें स्ट्राइक, लॉकआउट, ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट, ये 4 टर्म है जिसको हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर रखा है, उसको आप जरूर देख लेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।